अस्सलाम वालेकुम। I am Anam Said. I recently qualified CSL attempt is concerned. I got 720 score in PMS 2025 and I scored 157 marks in PMS geography, which is the highest score ever till now in the PMS geography. आज हम इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, इन सब एरियाज को डिस्कस करेंगे कि जिनके बारे में आप लोगों के पास डाउट्स हैं कोई, कि बीएमएस में या इसके बारे में जो भी आप लोगों ने अभी कुछ बातें सुनी हुई हैं, ये सब सेशंस की डिटेल हैं। इनको हम एंड पे भी देख लेते हैं दोबारा। अभी हम जो मेन हमारा फोकस है वो एक जनरल ओरिएंटेशन और आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं उनको एड्रेस करना है। हम सबसे पहले पेपर का जो ब्रेक डाउन है, पेपर वन एंड पेपर टू, वो दोनों देखेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस के पेपर वन कितना इजी है, उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है, और जिसका अगर कोई साइंस से इस तरह से बैकग्राउंड नहीं है या ज्योग्राफी से बैकग्राउंड नहीं है, वो इस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकता है या नहीं। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स दी पेपर टू। अच्छा, जहाँ तक मैं आप लोगों को एक डीएमसीज के हवाले से बताती हूँ, स्कोरिंग ट्रेंड के हिसाब से बताती हूँ। तो 2022 में जो पीएमएस का पेपर हुआ ज्योग्राफी टू का, उसमें काफ़ी बच्चे फेल हुए। और सेम इज़ द केस विद द पंजाबी टू पेपर, ठीक है। और सोशल वर्क का पेपर टू भी हिट हुआ। सो अगर आप लोग ये सुनते हैं कि ज्योग्राफी एक फेलियर रेशो ज़्यादा रही, तो वो सब सब्जेक्ट्स में रही। क्यों? क्योंकि जो पेपर टू है, पेपर टू का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा हट के होता है। अब बाकी जो पेपर्स हैं वो सीएसएस से अलाइन कर रहे होते हैं। सीएसएस में ये अक्सर ये जो सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी हो गया, सोशल वर्क तो वहाँ पे नहीं है, बट पंजाबी की अगर हम बात कर लें, ज्योग्राफी की बात कर लें, तो ये 100 मार्क्स के फॉर एग्जांपल पेपर्स हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के बारे में आई एम नॉट श्योर, बट जो बाकी ओवरऑल में पीएमएस का आप लोगों को एक चीज़ बता रही हूँ। तो जो पेपर टू होता है उसको कैंडिडेट्स लाइट लेते हैं और उसकी उस तरह से उसको वेटेज नहीं देते तैयारी करते हुए। तो पेपर टू आपका इसलिए स्कोर भी लो देता है और फेल भी करवा देते हैं। जहाँ तक हम ज्योग्राफी को डिस्कस करें, इसका जो पेपर वन है इसमें फिजिकल और जनरल ज्योग्राफी आती है। अभी भी मैं आप लोगों को कोई एक पेपर दिखाऊं और उसके आपको टॉपिक्स इतने जनरल लगेंगे कि आप उस पे खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी जो जितना नॉलेज के पास, उसमें भी वो चीज़ सीएसएस में आप लोग जनरल साइंस एंड एबिलिटी की चीज़ें डिस्कस करते हैं, वहां पे भी सारे एरियाज वो मेंशन्ड हैं। और जो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं उनको कैसे डील करना है वो हम सब अभी डिस्कस करते हैं। ओके, ये कोर्स की आउटलाइन है। हम फर्दर इसको देखते हैं किन किन पार्ट्स में डिवाइड हैं। अगर हम यूनिवर्स की बात करें, द यूनिवर्स, अब आप ये देखें कि ये सारा आपने सोलर सिस्टम जो है, ये सारा आपने जीएससी में पढ़ा है, आपने मैट्रिक तक, एफएससी तक, ये सब चीज़ें वो हैं जो बहुत बेसिक्स हैं। विंटर सॉलिस्टाइस क्या है, समर सॉलिस्टाइस क्या है, देन अगर आप रेवोल्यूशन और रोटेशन की बात करें, ये जो कंसेप्ट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ये आप लोगों को बहुत बेसिक सी चीज़ें सबको पता है। देन जो सेकंड पार्ट है, लिथोस्फीयर, कंपोजिशन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ की जो लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल कोर, मेंटल क्रस्ट, ये आप लोगों ने जीएसए में पढ़ी। फिर रॉक्स, ये पूरा जो सेक्शन है आपने जीएसए में फिजिकल साइंसेज में ये कवर किया है, ठीक है। रॉक
की ओरिजिन, फॉर्मेशन, टाइप्स, और बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह से हैं कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी के। ठीक है। मैंने भी जब ज्योग्राफी ऑप्ट की, मेरा भी कोई इसमें बैकग्राउंड नहीं था, बट मैंने जब पास्ट पेपर एनालिसिस किया तो उसमें मैंने देखा कि ये तो बहुत इस तरह की चीज़ें हैं जो हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी में ही कवर कर चुके हैं, और ना भी करें तो ये सारे कंसेप्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल वोल्केनिक इरप्शन कैसे होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, अर्थक्वेक किस तरह से आते हैं। साइंस बेस्ड सब्जेक्ट का ये एक फायदा होता है कि वो आपकी किसी भी जजमेंटल या आपकी किसी थ्योरी के बेस पे वो आपको फेल नहीं करेगा। अगर कोई ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है बाकी सब्जेक्ट्स में, हम साइकोलॉजी या फिलॉसफी की बात कर, साइकोलॉजी में मेडिकल ही होती है, फिलॉसफी की अगर हम बात करें, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, कि वो कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें उसने आपका ओपिनियन मांगा हो, तो शायद वो आपको उसमें लो स्कोर दे दे। बट जो साइंस बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपने सही कंसेप्ट अगर लिख दिया तो वो या तो आपका सही है, अगर सही कंसेप्ट है तो या आपको फुल नंबर वो दे रहा है, और अगर आपने कंसेप्ट गलत लिख दिया तो ये ऐसे हो नहीं सकता कि आप लोग कंसेप्ट को समझने में गलती कर दें। ठीक है। आपने जब समझना है तो सही कंसेप्ट ही समझना है। अब जो सही कंसेप्ट होता है वो नहीं इंसान को भूलता, आप अपने वर्ड्स में भी उसको लिख सकते हैं। और क्या चीज़ इसमें आपको मज़ीद खूबसूरती पैदा करेगी आपके आंसर में, वो सब वो चीज़ें हैं, वो रेसिपी है जो हर पेपर में रिक्वायर्ड होती है, जो कि पेपर प्रेजेंटेशन एंड डायग्राम्स, वो हम आगे डिस्कस भी करते हैं। देन हम आ जाते हैं इसके थर्ड चैप्टर की तरफ, एलिमेंट्स एंड वेदर ऑफ क्लाइमेट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। सो इसमें आप देखें, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें जो एटमॉस्फेयर है हमारी उसकी डिफरेंट लेयर्स आ जाती हैं, एटमॉस्फेयर, टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ये सारी आ जाएंगी। फिर इसमें विंड्स, एयर मैसेज, फ्रंट्स, ये इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं। टोर्नेडोज का आपने पढ़ा जनरल साइंस में, थंडर स्टॉर्म्स कैसे आते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, वाटर साइकिल क्या है। सो ये ना बहुत मज़े के कंसेप्ट हैं। इनमें सबसे जो खूबसूरती इस सब्जेक्ट की मुझे लगी कि इसमें मुझे कोई चीज़ क्रैम नहीं करनी पड़ी उस तरह से। ठीक है। खास करके पेपर वन में। देन हम आ जाते हैं हाइड्रोस्फीयर पे, जो इसका चैप्टर फोर है, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, तो वाटर के रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं इसमें। ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन फ्लोर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओशन डिपॉजिट्स भी नहीं इंपॉर्टेंट। ये जो चैप्टर सेक्शन है, कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को इसलिए भी बता रही हूँ कि अगर आप लोगों की एक जनरल गाइडेंस है, कोई इसमें से इस तरह से गाइडेंस लेना चाह रहा है, वो खुद प्रिपेयर करना चाह रहा है इस सब्जेक्ट को, तो आपने लाजमी लाजमी सिलेबस ओपन करके पास पेपर में भी देखनी है कि अगर ये सेक्शन कभी भी नहीं पूछा, इसको प्रिपेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ओशन करंट्स हैं। ठीक है। ओशन करंट्स के बारे में वो काफ़ी पूछता है, और कंपोजिशन एंड सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कहाँ पे जो सैलिनिटी है पानी में वो ज़्यादा है ग्लोब में, अराउंड द ग्लोब, ठीक है, ओशंस में, इस तरह की चीजें। एंड देन बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर एक इंटरेस्टिंग सी चीज है। आपने
जी, अब आवाज क्लियर है मेरी? कोई चैट में बता दें कि आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है। ओके, मैं जो प्रीवियस स्लाइड्स हैं वो रिपीट करूं आप लोगों के लिए। कहाँ से आप लोगों को इश्यू आया, इस स्लाइड को मैं रिपीट कर दूं? ओके, बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर का मैं ये बता रही थी आपको कि आप लोग अगर, वैसे भी एक जनरल गाइडेंस के लिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ कि आप लोग ये एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट ज्योग्राफी की तरफ है या नहीं। सो आपने ये अपना टेस्ट करना है, आपको वर्ल्ड मैप की कितनी बेसिक्स पता हैं। इसमें मैं किसी कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर रही। बेसिक वर्ल्ड मैप को सबको आना चाहिए क्योंकि आप एक competitive एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो करंट अफेयर्स में आप देखें कि आप पॉलिटिकल मैप्स को कितना डिस्कस किया जाता है, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की। फिर पाकिस्तान जिस रीजन में लाई करता है, अगर हम सार्क कंट्रीज की बात करें तो वो सार्क कंट्रीज कितनी इंपॉर्टेंट है। सो पाकिस्तान रिलेटेड आप जितनी भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं। आप कंटेनमेंट ऑफ यूएस देखते हैं चाइना में, ठीक है, साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक ओशन में। सो इन सब चीज़ों से आपको वर्ल्ड मैप का की जो बेसिक नॉलेज है, उसकी जो नो हाउ है, वो आप लोगों को पता है। ठीक है। सो इसमें जो वर्ल्ड मेजर बायोम्स हैं, अगर हम इसकी बात करें तो हम इसमें जियोग्राफिकल मैप को डिस्कस करेंगे। कहाँ पे जो टेम्परेचर है वो डेजर्ट की फॉर्म में है, ज़्यादा हॉट टेम्परेचर है, कहाँ पे आर्कटिक रीजन्स हैं, टुंड्रा क्लाइमेट कहाँ पे है, पर्मा फ्रोस्ट कहाँ पे है। सो इन बेसिस पे अगर हम ये देखें, आपके पास क्वेश्चन आता है कि मोस्ट पॉपुलेटेड, ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन्स कौन से हैं वर्ल्ड के। पेपर टू में इस तरह की चीज़ें हैं थोड़ी सी ना, पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक रिलेटेड। सो इसमें आप देखें, आपके जहन में अगर मैप होगा तो आपको खुद पता है कि मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज कौन से होंगे और लीस्ट पॉपुलेटेड कौन से होंगे। एशिया में चूंकि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, अराउंड 48 कंट्रीज हैं एशिया में। सो ऑब्वियसली एशिया की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। फिर आप लोगों को ये पता है कि सबसे जो क्लाइमेट है वो कहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं हो सकती, जहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तो आपको पता है वो आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन्स हैं। सो ये मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर आपको मैप आपके जहन में है और ये आप लोगों ने आज से ही काम करना है, अगर आप लोग इवन ज्योग्राफी को नहीं भी ऑप्ट करें तो आपके जो रूम में एक वर्ल्ड मैप आपकी वॉल पे लाजमी होना चाहिए या आपकी टेबल पे एक ग्लोब लाजमी होना चाहिए। इससे ना बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी ओवरऑल भी आपकी जो करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स तैयार करने में। ठीक है। देन अगेन फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, आप एक वर्ल्ड मैप देख कर ही बता सकते हैं कि किस तरह की जो एग्रीकल्चर या फिर कहाँ पे पानी की रेशो ज़्यादा है, कहाँ पे ठंडा इलाका है, गर्म इलाका है, किसकी सॉइल कैसी होगी। और ये हम अपने सेशन में डिस्कस भी करेंगे ये चीज़ें। देन आता है चैप्टर 6, स्टडी ऑफ मैप्स। हम इन चीज़ों को लाजमी पढ़ेंगे, मैप्स की स्टडी। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं, जैसे ये जो सेक्शन है रिमोट सेंसिंग, और इसमें जीआईएस भी आता है, ये आप लोगों के इन्वायरमेंटल साइंस एंड देन जनरल साइंस एंड एबिलिटी दोनों में ये टॉपिक्स हैं। तो ये चीज़ें नहीं है मुश्किल, स्टडी ऑफ मैप्स। अगर हम सेक्शन 7 की बात करें, ठीक है, 7 एंड 8, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशंस एंड ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सो इसमें आपका ना स्कोर भी इतना ज़्यादा नहीं आता। और मैंने इनको बिल्कुल, मतलब सिर्फ देखा था, मुझे यही था कि मैं इनको नहीं अटेम्प्ट करूंगी। आपका जो पेपर है वो वैसे ही बाकी क्वेश्चन से पूरा हो जाता है। सो ये रिकमेंडेड ये चीज़ होती है। हम हमारे भी मेंटोर्स ने हमें यही कहा कि आप लोग जो चैप्टर, ये सेक्शन 8 है, 7 है, इसको स्किप करें। जो मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ है, ठीक है, ये वैसे भी काफ़ी जो ईयर्स का एनालिसिस है पास पेपर्स का, उसमें एक या दो बार पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं। सो अगर आप लोगों को, अगर मैं ये बताऊं कि पेपर 1 में आप लोगों ने कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से करनी है, वो ये 5th चैप्टर्स हैं। ठीक है, 5 चैप्टर्स हैं, 5। यूनिवर्स, लिथोस्फीयर, वेदर एंड क्लाइमेट, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर।
सो अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं और यहाँ से आप रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस कर लें, यू आर गुड टू गो टू गेन हाई स्कोर इन दी ज्योग्राफी। आई एम रियली वेरी सॉरी। ये नेट कनेक्शन गया है तो इसलिए स्क्रीन भी ऑफ हो गई और मुझे ये जहन में नहीं रहा। जी जी, मैं एंड पे क्वेश्चंस लूंगी, अभी चैट में आप लोग पूछ लें अगर आपने कुछ कहना है, ठीक है। आई होप कि अब आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी। अभी मैंने ये बात की है कि जो चैप्टर 7 एंड 8 है, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इनको स्किप कर सकते हैं। आपने जो सेक्शंस अच्छे से प्रिपेयर करने हैं वो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और सिक्स्थ में से जो मैंने अभी आपको बताया उसमें आप टोपोग्राफिकल मैप्स को देख लें, जीआईएस को देख लें, और रिमोट सेंसिंग को पाकिस्तान की टोपोग्राफी के हिसाब से कि पाकिस्तान में कौन सी, फॉर एग्जांपल माउंटेन रेंजेस कहाँ पे हैं, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर लैंड किस तरह की है, जीआईएस कहाँ पे यूज होता है, रिमोट सेंसिंग का क्या रोल है, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। सो चैप्टर जो हमने पेपर 1 की चीजें डिस्कस की, वो आप देखेंगे बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें हैं, बहुत ही बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपने किस तरह से प्रेजेंट करना है, वो आपका आर्ट है और वही मार्क्स लेने का आर्ट है। अब ये जो मैंने मैप यहाँ पे ओपन किया है, ये इसको कहते हैं जियोग्राफिकल मैप, ठीक है। इससे आपको ज्योग्राफी का अंदाजा हो रहा होगा। अगर आप ये इस तरह ये देखें, ये कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका, ठीक है, एंड देन नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे एशिया है, यूरोप है, देन अफ्रीका है, एंटार्क्टिक है। यहाँ पे आप लोगों को अंदाजा हो रहा है, इक्वेटर की जो लाइन है वो यहाँ से गुजर रही होती है, अफ्रीका में कितना हॉट टेम्परेचर, और यहाँ पे येलो से ये शो हो रहा है, ठीक है। जहाँ पर्मा फ्रोस्ट है, परमाफ्रॉस्ट इस एरिया को कहते हैं जहाँ पे जो पूरा साल है वो फ्रॉस्ट रहे या फिर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर रहे। और ये जो होता है क्लाइमेट, इसको टुंड्रा या टंड्रा क्लाइमेट कहते हैं। एंड देन यहाँ पे आप देखें कि ये आइसलैंड का एरिया जो ग्रीनलैंड है, सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड, ठीक है। एंड देन यहाँ पे भी सारा ये परमाफ्रॉस्ट है। ओके, ये आप लोगों को मैंने बस एक हल्का सा आइडिया दिया है कि इस तरह से आपने मैप को जब आप सामने रखेंगे आपको यहीं से प्रिपेयर होगी चीज़ें कि किस रीजन में क्या टेम्परेचर की रेंज होगी। अब जब आप ओशन करंट्स या ओशन की टाइप्स पढ़ेंगे, जब हम आगे इसको सेक्शन, जब हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, आप लोगों के सामने जब मैप होगा ना, आप लोग उधर ही से आंसर अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। देन इस तरह का ये जो मैप जब आएगा, इसमें इसको क्या कहते हैं, इस मैप को जब वो सारी सिटीज एंड कंट्रीज एंड कैपिटल्स इन सब की बात करते हैं तो इन इन मैप्स को कहेंगे पॉलिटिकल मैप, ठीक है। और ये पॉलिटिकल मैप ना आपके पास लाजमी होना चाहिए, या आप आज ही, ये बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में आपको अराउंड 300 400 मिल जाता है। आप दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं और आप किसी भी बुक शॉप से ले सकते हैं। ये आज ही आपने ये काम करना है, चाहे आप ज्योग्राफी को ऑप्ट करें या ना करें, आप लोगों को ये मैप बहुत हेल्पफुल है हर लिहाज से। देन इस तरह का भी मैप आपके पास पिक्चर के फॉर्म में होना चाहिए, वो आप चाहे नेट से इसको डाउनलोड कर लें। इस मैप से क्या होता है कि आपको ना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का अंदाजा हो जाता है। जैसे आप लोग ये देखें, ये जो लाइन है इक्वेटर, तो इक्वेटर किन कंट्री से गुजर रहा है। तो ज्योग्राफी का ना मुझे बहुत बड़ा फायदा जीके में भी हुआ था, जो पीएमएस में जीके होता है। मैंने ज्योग्राफी को इस तरह से प्रिपेयर किया हुआ था, हर लिहाज से मुझे वर्ल्ड मैप आता था। तो आपको पता है कि पीएमएस जीके में ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस होते हैं और उधर भी आपको अलग से ये चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। तो प्राइम मेरिडियन क्या होती है, ये लॉन्गिट्यूड किसे कहेंगे, लैटिट्यूड किसे कहेंगे, इक्वेटर किन कंट्री से, कितनी नंबर ऑफ कंट्री से गुजर रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको
और ये अभी आप लोग गाइडेंस सेशन ले रहे हैं, बट मैं आपको पीएमएस की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। एमसीक्यू जो बनते हैं, वो पूछता है कितनी नंबर ऑफ कंट्रीज से गुजरता है। तो हम कहते हैं कि 13 में नंबर ऑफ कंट्रीज, और उसमें कौन सी जो है वो टेरेस्ट्रियल कंट्रीज हैं और कौन सी जो है वो आइलैंड कंट्री हैं। जैसे मालदीव से गुजर रहा है ना, तो मालदीव आपको पता है नंबर ऑफ डिफरेंट आइलैंड्स पे से मिलके बना हुआ है। तो ये क्वेश्चंस भी होते हैं। फिर ये क्वेश्चन भी होता है साउथ अमेरिका की कितनी कंट्री से गुजर रहे हैं। एंड देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि साउथ अफ्रीका सॉरी अफ्रीका की कितनी कंट्रीज को बाईपास करता है इक्वेटर, एशिया की कितनी कंट्रीज को करता है, और ऑस्ट्रेलिया की कितनी कंट्रीज को करता है। सो ये मैंने आप लोगों को साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पीएमएस जीके का एक एमसीक्यू भी बता दिया, जो कि इंपॉर्टेंट है जी ज्योग्राफी के सेक्शन के हिसाब से। फिर नंबर ऑफ मल्टीपल चीज़ें वो आपसे ओशंस के बारे में, कौन सा जो ओशन है वो किन कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। ये वो चीज़ें वो पूछ रहे होते हैं आपसे। एटलांटिक है फॉर एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन आता है आपका पीएमएस जीके में, कि साउथ या अमेरिका को अफ्रीका से कौन सा ओशन सेपरेट करता है, ठीक है। देन यहाँ पे रेड सी है। अफ्रीका को एशिया से कौन सी जो स्ट्रेट है या कौन सी कैनाल है वो सेपरेट कर रही है, ठीक है। सुएज कैनाल, और इसमें हम रेड सी की बात कर देते हैं। मेडिटेरियन सी कहाँ पे है। फिर गल्फ ऑफ अलास्का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। बेरिंग सी, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट जो अलास्का को यहाँ ये अमेरिका और इधर से रशिया को मिलाती है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। मैंने जस्ट आप लोगों को एक आप लोगों का नॉलेज बढ़ाने के लिए चीज़ें मेंशन की हैं। कहने का मकसद ये है कि ज्योग्राफी की बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों की पीएमएस जीके में भी हेल्पफुल होंगी इक्वली, ठीक है। और वहाँ पे भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं अगर, तो आप लोगों का खुद ब खुद यहाँ पे भी इस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, जिसको मैप बोरिंग लगते हो। अब ये देखेंगे, ये आप लोगों को मैप अभी इनिशियल लेवल पे बहुत टफ लग रहा होगा, मुश्किल लग रहा होगा, कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। यहाँ पे आप देखें, आप जब आपने स्टार्ट करना है ना, तो आपने पेपर पे इस तरह से मैप की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आप इक्वेटर सबसे पहले ड्रॉ करेंगे पेज पे, और अपने जो पेज को इस तरह से डिवाइड करेंगे। इक्वेटर के ऊपर आपने पहले ये कॉन्टिनेंट बनाना है अफ्रीका। एंड देन आपको ना खुद ही ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे किस अलाइनमेंट से मैंने साउथ अमेरिका बनानी है, कौन सी यहाँ पे कंट्रीज आएंगी, देन नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, एंड देन यहाँ पे ओशियानिया, ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है एंटार्क्टिक। तो ये बेसिक मैप है। जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपने इस मैप की प्रैक्टिस करनी है, और इसके ऊपर फिर आप जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स चीजें इनकॉर्पोरेट कर दें, नो इशू। ये वो बेसिक चीजें हैं। अगर आप लोग ज्योग्राफी ऑप्ट करने का सोच रहे हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहले इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस होगी आपके हर सेक्शन में, हर चैप्टर में ये चीजें यूज हो रही होंगी। इक्वेटर जीरो उस पे होता है डिग्री पे। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, पाकिस्तान किधर लाई करता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आर्कटिक सर्कल। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं। आप लोगों ने बारहा अपने जो स्कूल लेवल पे ज्योग्राफी पढ़ी है या हिस्ट्री पढ़ी, उसमें आपने ये चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है। लाइन ऑफ लैटिट्यूड क्या होती हैं, एंड लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं। ओके, अब हम आते हैं पेपर 2, ह्यूमन इकोनॉमिक एंड रीजनल ज्योग्राफी की तरफ। अच्छा, जो पेपर 2 है इससे बहुत से लोग डरते हैं, हालांकि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इसमें। इसमें आपका जो होता है वो नॉलेज नॉलेज बेस चेक हो रही होती है। किस तरह से, अगर आपका पेपर 1 अच्छा तैयार है ना, ठीक है, तो आपको पेपर 2 में कहीं पे भी मुश्किल नहीं आएगी। और मैं अगर अपना बताऊं आपको, मैंने ज्योग्राफी को खुद तैयार किया था, ठीक है। मैंने कुछ यूट्यूब पे लेक्चर्स लाजमी सुने थे, कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनके मेरे कंसेप्ट्स नहीं बन रहे थे, और कुछ जैसे आप कंसेप्ट्स लेते हैं चंक्स में। बट मैंने पेपर 2 टोटली खुद तैयार किया था, क्योंकि पेपर 2 में कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जिसको एक हवा बना दिया गया है कि पेपर 2 ज्योग्राफी का फेल होता है। वो हम डिस्कस करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसमें आपने ड्यू वेटेज उनको देनी है, और किस तरह से आपने अपना जो
वो जो जेनेरिक क्वेश्चन पूछेंगे आपने ज्योग्राफी से लिंक करके किस तरह से प्रेजेंट करना है। कि ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने कोर्स आउटलाइन में दिया हुआ है। अब ये तीन सेक्शंस है, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड रीजनल, ठीक है। इसके तीन सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी। सो इसमें माइग्रेशन, फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ, वर्ल्ड सोसाइटी एंड कल्चर, रेसिस क्या हैं, लैंग्वेजेस क्या हैं, रिलीजन्स क्या हैं। सो ये जो रिलीजन्स वगैरह हैं इनको इस तरह डिटेल में नहीं करना कि आपको पूरी दुनिया के रिलीजन्स पता होने चाहिए या लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए, ऐसे नहीं। बस बेसिक सी जो नो हाउ होती है कि सबसे, ये क्वेश्चन अलग से बनता भी नहीं है इस पे। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो पॉपुलेशन ग्रोथ है, कि डिफरेंट जो वर्ल्ड के रीजन्स हैं उसमें हाईली पॉपुलेटेड, लीस्ट पॉपुलेटेड रीजन्स कौन से हैं, और जहाँ कहाँ पे मोर्टेलिटी रेट या फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है और उसकी कॉजेज़ क्या हैं, माइग्रेशन के कॉजेज़ क्या होते हैं। अगर कोई इंसान या कोई सोसाइ कम्युनिटी जिसमें रेट ऑफ माइग्रेशन ज़्यादा हो जाए, जैसे आपने अभी यूथ बल्ज का सुना, और फिर आपने ब्रेन ड्रेन का सुना, ये टर्म आप लोग फेमिलियर होंगे पाकिस्तान में इन टर्म से। सो ये माइग्रेशन ही हुई ना, कि यहाँ पाकिस्तान के लोग बाहर जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं। तो ये क्यों जा रहे हैं, इसके नंबर ऑफ रीजंस हैं, कुछ कॉजेज हैं। या फिर रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट क्यों करते हैं लोग। ये बहुत बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन वही चीजें जो मैंने आपको बताई, डेंसिटी क्या है पॉपुलेशन की, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, ठीक है, अर्बनाइजेशन, बहुत इजी कंसेप्ट्स के सिटी जो लाइफ होती है वो क्यों पॉपुलेटेड ज़्यादा होती है, क्या उनके मसाइल हैं, ठीक है, जिसमें पॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा मसला होता है। रूरल और अर्बन करेक्टरिस्टिक्स मींस के सबसे छोटा सिटी क्या कहलाएगा, अब जो मेजर सिटीज़ होते हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहलाते हैं। इस तरह से जो हायरार्की होती है वो सिंपल सी करनी होती है। एंड देन इसमें कुछ थेरीज होती हैं जिस तरह से ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी है। और एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, ये बड़ी इजी थ्योरीज होती हैं। और जब ये आपके पास ये सेक्शन आएगा आपने इस थ्योरी से इस आंसर को अपना जो सपोर्ट करना है इस आंसर को, ठीक है, थ्योरी से, तो ये आपका हाई स्कोरिंग आंसर जाता है इस तरह से। सो येट वेरी इम्पॉर्टेंट एंड सिंपल थिंग्स। जहाँ तक सोर्सेज की बात है यहाँ पे मैंने वो सोर्सेज मेंशन की हुई हैं जो कि आपके पीएमएस के सिलेबस में मेंशन है। सो ये कहते हैं कि आपको अगर अच्छा स्कोर करना है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप वो कुछ दो या तीन सोर्सेज हैं उनको करें, रिकमेंड करें, बट उनको कोट करें, सॉरी। लेकिन ना ये नहीं है कि आप ये बुक परचेज करें, आप इसकी समरी थोड़ी सी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई भी इंपॉर्टेंट कोट उठा सकते हैं जैसे, या किसी बुक का नेम याद करके। और अगर आपने कोई इधर से टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं और अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, तो आप उसका रेफरेंस दे लें वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ना क्रैम करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं होती। मैं अपना अगर बताऊँ तो मैंने ये चीज़ें नहीं की थी। मैंने जो अपने सोर्सेज किए थे मैंने वही लिखे थे, ठीक है। तो मार्क्स दोनों तरह से आ गए, लेकिन कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए। मार्क्स किस तरह से आए, रेफरेंस होते हैं लेकिन वो इस तरह वाले नहीं जैसे आप स्टैटिस्टिक्स लिखते हैं ना, जैसे यूएनओ की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, इस तरह की। उनसे आप कर सकते हैं इजीली, ज़रूरी नहीं है कि आपने बुक्स के इतने ज़्यादा नेम्स याद करने हैं। और अगर आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है, इसमें से कर लीजिएगा। देन आता है सेकंड सेक्शन, ह्यूमन ज्योग्राफी। ये बस हमारा जो सिलेबस ब्रेकडाउन है वो एंड होने वाले। एंड देन मैं आपको अपना पेपर जो अपनी प्रेजेंटेशन शो करवाऊंगी, और कैसे आपने अगर खुद आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं, किस तरह से आपने फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। ओके, कोर्स आउटलाइन में यहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं, डेफिनेशन, स्कोप, ठीक है, ये नहीं आता क्वेश्चन इसमें। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो पूछ लेते हैं, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसमें कितनी इकोनॉमी किस तरह से ड्राइव होती है, या कहाँ कहाँ क्या जो है वो मीडियम है, ठीक है, लाइवलीहुड का। जैसे अमेरिका की बात करें या अफ्रीका की बात करें, एशिया की बात करें, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो उनके क्या सोर्सेज हैं अर्निंग के। सो ये हम चीज़ें इसमें मेंशन करेंगे। कौन सी कंट्रीज जो हैं वो एग्रीकल्चर कंट्रीज हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, किन की इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी है, इस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें। देन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन,
इसमें अब ये जो है प्राइमरी टाइप है, सेकेंडरी, टर्शरी, अब ये जो सब टाइप्स है ना इकॉनमी की, ठीक है, इनको आपने सिर्फ अच्छा एक आंसर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप कहीं किसी भी बुक से इसको कंसल्ट करेंगे, आप लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पे इन्होंने इनको डिफाइन किया होगा, लेकिन आपने किस तरह से स्कोर हाई लेना है, आपने इसको इम्प्लाई करना, अप्लाई करना है डिफरेंट जो रीजन्स हैं दुनिया के, वहाँ पे कौन सी जो इकॉनमी है, कौन सी टाइप पाई जा रही है, ठीक है। इस तरह से ना आप अपने आंसर को स्टैंड आउट करवाते हैं बाकी नॉर्मल आंसर से। अब ये आप लोगों को सभी बड़ा बेसिक सा पता होगा, जो मेडिवल एजेस में लोग क्या करते थे, देन फ्यूडल एजेस में इकॉनमी किस तरह से ड्राइव हुई, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आई, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, और अब जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो पीक पे है। तो ये सब चीज़ें बड़ी सिंपल सी हैं, लेकिन इसमें इतना कुछ नहीं पूछते वो लोग। अगर मैं बात करूं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये चीज़ इस तरह से तैयार करनी चाहिए, ये जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है, कि आप सपोर्ट कर सकते हैं अपने आंसर्स को इससे, अदरवाइज ये अलग से इस पे क्वेश्चन नहीं बनता। देन वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर की टाइप्स हैं, और इसमें कहीं पे लोग जो है वो हंटिंग करते हैं, कहीं हर्डिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, फिशिंग की क्या प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या है। तो ये इतनी मुश्किल नहीं है चीज़ें, लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर कंडीशंस, अभी हमने प्रीवियस जो सेक्शन था हमारा पेपर वन था, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सॉइल और एग्रीकल्चर। तो मैंने जैसे कहा था कि जो पेपर वन ही अच्छे से कर लें, पेपर टू में वही चीज़ें आप लोगों की काम आएंगी। लैंड फैक्टर इन एग्रीकल्चर, वर्ल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम, प्रॉब्लम्स क्या हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के, पाकिस्तान से रिलेटेड वो ज़्यादा चीज़ें इस तरह की पूछेगा। तो आपने ये करंट अफेयर और पाक अफेयर में भी लाजमी ये चीज़ें तैयार करनी है कि एग्रीकल्चर इश्यूज़ क्या हैं, पाकिस्तान के वाटर इश्यूज़ क्या हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों की वहाँ से बिल्डिंग इंटरलिंक्ड हैं। देन यहाँ पे है वीट की, वीट, राइस एंड शुगर केन, कॉटन इंडस्ट्रीज अगर हैं, या किस मुल्क की सबसे अच्छी कंट्री है वो अच्छा है। पाकिस्तान की शुगर केन की कुछ स्टैट्स आपको आनी चाहिए, ये मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं। जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, हम ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है, हम इसको देख लेंगे, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मिनरल रिसोर्सेज है ये इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या कौन से मिनरल्स पाए जा रहे हैं, और अभी इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है करंट एंड पाकिस्तान अफेयर के हवाले से। अगर आप पाक स्टडीज़ को भी प्रिपेयर करेंगे पीएमएस में, आपने लाजमी ये सेक्शन तैयार करने हैं जो पाकिस्तान की यूएस पाकिस्तान मिनरल डील भी हुई है मिनरल रिसोर्सेज के हिसाब से, ठीक है। उसमें आप बलूचिस्तान की मिनरल रिसोर्सेज का आपको पता है, जो संदक है उसका पता है आपको, रिको डिक का आपने नाम सुना है। तो ये सब चीज़ें, और फिर पाकिस्तान में जो गोल्ड और आयरन ओर्स हैं, ये इन सब चीज़ों को हमने लेके चलना है। एंड देन जो जो सार्क रीजन होता है, ठीक है, जो सार्क में 8 कंट्रीज आती हैं, आप लोगों को इस चीज़ का पता होगा, उधर कौन सी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज। एंड देन अगर हम गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, आपके पीएमएसजीके के हवाले से भी बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑयल की प्रोडक्शन किस कंट्री में होती है, गोल्ड के सबसे ज़्यादा ज़खायर कहाँ हैं। सो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ होती है, लेकिन आपने इस सेक्शन में इस तरह की चीज़ें प्रिपेयर करनी है। ये क्वेश्चन आया था, और मैंने इसको इसी तरह बड़े जेनेरिक वे में ही सॉल्व किया था पेपर टू में। पेपर टू में मेरा 78 स्कोर है, 77 78, एंड पेपर वन में मेरा जो स्कोर है वो 83 है। तो आप ये देखें कि दोनों में नियर अबाउट स्कोर है। हालांकि ये पेपर बहुत जेनेरिक था, लेकिन मैंने उसको अ, हर चीज़ को ना मैंने लिंक कर दिया था, पाकिस्तान से, सार्क से, ठीक है, वर्ल्ड रिसोर्सेज से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो मैंने यहाँ पे ये वाला काम किया था, इसलिए ना मेरा इसमें बड़ा टॉप स्कोर गया है। देन हम पावर रिसोर्सेज की, आप लोगों ने ये जनरल साइंस एंड अगेन करंट अफेयर्स में पढ़ा, जो नॉन रीन्यूएबल और रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, इसमें वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स क्या है, और ऑयल रिसोर्सेज की जैसे हमने बात की, ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स क्या होती है, थोड़ा बहुत वो चीज़ें इसमें टच करेंगे। देन इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में, स्टील मिल की इंडस्ट्री या आयरन इंडस्ट्रीज हैं। वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन से, सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट जो रीजन्स हैं वो कौन से हैं, ये कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं।
देन जो लास्ट में लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, इसमें वो पहले सी पैक के हवाले से पूछा था, बट ये थोड़ा सा आउटडेटेड टॉपिक हो गया है। तो ये यहाँ पे आपका जो टैरिफ वॉर है, जिस तरह से आप लोगों को पता है, ठीक है, थोड़ा सा उसको भी हम देख सकते हैं। सो ये ट्रेड एक्टिविटीज़, कौन सा मुल्क किससे क्या ट्रेड कर रहा है, ये थोड़ी बहुत चीज़ें करंट अफेयर्स के हिसाब से आपको पता होनी चाहिए। देन जो थर्ड जो सेक्शन है वो बहुत छोटा सा है, रीजनल ज्योग्राफी, और उसमें जो रीजन है पाकिस्तान का, जहाँ पाकिस्तान लाई कर रहा है, पॉलिटिकल रीजन के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन है सार्क की अगर हम बात करें, तो सार्क के विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान, ये सेक्शन इस तरह से प्रिपेयर होगा। और ये वही चीज़ें हैं जो अभी हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी में डिस्कस की, सब वही चीज़ें हैं। वेजिटेशन क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, हाइड्रोलॉजी क्या है, मिनरल पावर, ये सब वही चीज़ें हैं। बट उसको मैंने आपको वहाँ भी बात मेंशन कर दी थी कि आपने हर लिहाज से उसको प्रिपेयर करना है सार्क के हिसाब से। तो ये जो सेक्शन है, मैंने इसको पेपर में अलग से प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक ज्योग्राफी को ही इस तरह से प्रिपेयर कर लिया था कि मुझे इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। और पेपर यहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है लाजमी, एक दो क्वेश्चन। जैसे ये है, ये सार्क का रीजन है, सार्क की कंट्रीज हैं, 8 कंट्रीज इसमें आती हैं। ये मैंने आपको अभी मेंशन कर दी सब चीज़ें। आपने ज़्यादा स्कोर किस तरह से आप ले सकते हैं, एक तो कंसेप्ट आपके क्लियर हों, डायग्राम्स एंड स्केचेस, जो भी आपने, ये नहीं कि बहुत ही आप लोगों की बड़ी अच्छी कमांड हो डायग्राम पे। हाँ, मैप्स में ये लाजमी कहूँगी कि मैप की प्रैक्टिस लाजमी स्टार्ट कर दें। पाकिस्तान का मैप, और अब आप ज्योग्राफी करें तो वर्ल्ड में अब आपको बेसिक लेवल पे अच्छा बनाना आना चाहिए, क्योंकि वो जो एग्जामिनर है उसकी, वो ज्योग्राफी का उसकी उसमें होगी, ठीक है, एक्सपर्टीज। तो वो आपको यहाँ से जज करेगा कि आपकी कितनी, आपने कितना इंटरेस्ट लिया है और कितनी एफर्ट पुट की है इस सब्जेक्ट में। तो मैप्स को अच्छे से लाजमी प्रैक्टिस करें। बाकी जो डायग्राम्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में बनाए जाइए, बस नीट होनी चाहिए। फिर केस स्टडीज़ और रीसेंट जो डाटा है वो आपके पास होना चाहिए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि आपने, अगर वो कॉजेज पूछेगा पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या इम्पैक्ट्स हैं, तो आप बता देंगे कि पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे पॉवर्टी होगी। अब आपने एक सिंपल बात कर दी। लेकिन अगर आपने यहीं पे केस स्टडी दे दी, अ, वो उन कंट्रीज की जो कि पॉवर्टी में अब काफ़ी ऊपर चली गई हैं, पाकिस्तान की, आप देखें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, पाकिस्तान का इसमें बढ़ गया है पॉवर्टी रेट। तो आप पाकिस्तान को यहाँ मेंशन कर दें, आप अफ्रीकन कंट्रीज को यहाँ मेंशन कर दें, उनका पॉवर्टी रेट मेंशन कर दें, तो इस तरह से आपका जो आंसर है ना वो एक अच्छा आंसर बनता है। तो जहाँ तक रिकमेंडेड रिसोर्सेज की सोर्सेज की बात है, उसमें ये जो बुक है सरफराज अहमद बाजवा की, ये बहुत अच्छी बुक है। ये दोनों सेक्शन को कवर करती है, फिजिकल, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बोथ फॉर पेपर 1 और 2, इसमें ये दोनों सेक्शंस होते हैं, ठीक है। लेट मी रिकन्फर्म। हाँ जी, इसमें दोनों सेक्शंस हैं। बट अगर आप मेरा ओपिनियन लें और खुद से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं जब आपको करवाऊंगी तो मैंने अपने नोट्स और अपनी स्लाइड्स के हिसाब से मैं आप लोगों को प्रिपरेशन करवाऊंगी, और जहां मुझे लगी कि आप लोग बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए वो मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगी। बट अगर कोई खुद बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि आपके पास तीनों बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें ना इस बुक में अच्छी हैं, बट कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स पेपर 2 के इस बुक में, ये जो है सरफराज अहमद बाजवा की फर्स्ट नंबर पे बुक है, उसमें मिसिंग है। तो ये दोनों बुक्स इमरान बशीर की हैं, ये वर्ल्ड टाइम्स की। सो ये बहुत अच्छा इन्होंने ना बिल्कुल ही सिलेबस ओरिएंटेड बुक्स बनाई हैं। सो ये दोनों आप लोग परचेज कर लें, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, एक दो मैं आप लोगों को पास पेपर्स दिखाती हूँ, देन मैं अपना आपको डायग्राम्स वगैरह जिनकी मैं बात करी थी कि आपने नोट्स अगर खुद बनाने तो वो किस तरह से आप बना सकते हैं, हम वो चीज़ें इसमें करेंगे।
आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा। हम पेपर वन का एक पेपर डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है। वेदरिंग क्या होती है, इरोजन क्या होती है, अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, किन फैक्टर्स की वजह से आ रहे हैं, ग्लेशियर क्या है, उसको वो कैसे बनते हैं ग्लेशियर्स। फिर अगर हम बात करें, ये सब वही जो सेक्शंस है ना जिसमें मैंने आपको कहा, लिथोस्फेयर एंड देन ग्लेशियर्स हाइड्रोस्फेयर से आया है। ठीक है। अर्थक्वेक भी लिथोस्फेयर से। टेम्परेट साइक्लोन ये भी आपका जो बायोस्फेयर, और इसमें हमने पढ़ा वेदर एंड क्लाइमेट, वहां से आया साइक्लोन कैसे बनते हैं। ठीक है। एटलांटिक ओशन ये भी लिथोस्फेयर या फिर आपका जो वाटर वाला था सेक्शन हाइड्रोस्फेयर, वहां से आया है। डिफरेंट मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ रेनफॉल। ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा अगेन टॉपिक है। नोट्स पहले आ जाते थे, अब उनकी मर्जी होती है किसी एक क्वेश्चन में नोट्स डालें कि नहीं। टाइड्स क्या होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं। ठीक है। इनमें से आपने दो करने। तो मतलब मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि मैप्स का आप देखें कि एक इन्होंने यहाँ से पूछ लिया है, इवन यहाँ से भी नहीं पूछा, ये भी टेक्टोनिक हिस्ट्री है। यहाँ से इन्होंने एक मैप की टाइप पूछ ली है और स्टेटिस्टिकल डायग्राम्स एंड ये वाले मैप। ठीक है। तो अगर आप नहीं करेंगे मैप को प्रिपेयर, जो कि हम करेंगे, लेकिन अगर आप इसको नहीं, आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता, आप बाकी जो सेक्शंस हैं, जो 5 सेक्शंस मैंने आपको बताए, वो ही अच्छे से आपने करने हैं। फिर ब्रिंग आउट चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसून एंड मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है। अब पाकिस्तान से भी आपको पता है कि मॉनसून कितना एक हाईलाइटेड टॉपिक रहा। 2025 के जो फ्लड्स आए, मॉनसून और उनका क्या रीजन है, हाउ डज इट अफेक्ट द वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर ऑफ द रीजन। तो आप इजीली इसमें पाकिस्तान रिलेटेड स्टैट 2022 के फ्लड्स में कितना क्रॉप जो है हमारा वो डैमेज हुआ, अभी कितना लॉस हुआ, ये सब आप लिख सकते हैं। और ये सब चीज़ें आप लोगों को करंट अफेयर के हवाले से भी पता है पहले ही। अगेन आप ये देख लें दोबारा से एक पेपर जिसमें उन्होंने फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स, टाइप्स ऑफ वेदरिंग, ग्लेशियर्स, डिफरेंस बिटवीन एयर मास एंड फ्रंट, टेम्परेचर सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर्स, ये अगले ही साल का पेपर है। और आप ये देखेंगे टॉपिक्स वही हैं। रेन फॉरेस्ट का हमने पहले रेनफॉल पढ़ा, अब उन्होंने पूछ लिया कि जो रेन फॉरेस्ट बायोम है वो कहाँ पे है, उस पर डिटेल्ड नोट लिखें। जिसमें आपको पता है कि जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है अफ्रीका में, सॉरी साउथ अमेरिका में, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल्स होती हैं। और कहाँ होती हैं, ये बहुत ही जैसे इजी टॉपिक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल उन्होंने पूछ ली है। ये मैस वेस्टिंग हम पढ़ेंगे जब हम सॉइल वाला सेक्शन पढ़ते हैं, वहां पे से ये दिया हुआ है उन्होंने। फिर जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, जैसे मैंने आपको कहा। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, सो इसको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, आप देखें कि मैप का यहाँ पे कोई इतना है ही नहीं रोल इस पूरे पेपर में भी। देन रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है। फर्स्ट सेक्शन जो यूनिवर्स है उसमें रेवोल्यूशन पूछ लिया उन्होंने, और उसको वो कैसे वो वेदर से लेके आती है और क्लाइमेट। आपको पता है ना कि जो रेवोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंजेस होते, सीजनल चेंजेस होते हैं, और जो रोटेशन होती है उसकी बेसिस पे डे एंड नाइट चेंज होते हैं। ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अब आप लोगों को ये बेसिक चीज ही पता है कि लैंड कितना हिस्सा है दुनिया का। ठीक है। और वाटर कितना हिस्सा है, और वो कैसे वो है। तो आपके सामने मैप है, आपने आपको पता है वो सब चीज़ें। आप एक अच्छा सा मैप ड्रॉ करें, आप डिफरेंट कंट्रीज वहाँ लिखें, ये इजीली क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट इस तरह से हो सकता है। प्लेट टेक्टोनिक्स का इन्होंने पूछ लिया, ये अर्थक्वेक वाले से है। साइकिल ऑफ इरोजन। ठीक है। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, सॉरी एटमॉस्फेयर। आप लोग को अंदाजा हो रहा होगा कि कितना सिंपल ये पेपर आता है, पेपर वन। राइट अ नोट ऑन द मेजर वेदर डिस्टर्बेंसेस ऑफ द अर्थ। ठीक है। ये जब हम वेदर वाला करेंगे तो कैसे जो वेदर डिस्टर्बेंसेस मीन्स कि टोर्नेडोज कहाँ आ रहे हैं, साइक्लोन्स कहाँ आ रहे हैं, किस तरह से आते हैं, ये उन चीज़ों में ये सब चीज़ें आएंगी। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, अगेन रेनफॉल वाला सेक्शन। अब देख लें कि कंजेक्टिव थर्ड ईयर में उन्होंने एक ही टॉपिक पूछ लिया रेनफॉल को। कभी रेनफॉल के जो बायोम्स हैं कहाँ पे हैं वो पूछ लिया, और देन प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल की क्या टाइप्स होती हैं और कौन से मेजर टाइप ऑफ क्लाउड्स हैं। करंट्स मैंने आपको कहा ओशन करंट्स ही इंपॉर्टेंट है उस सेक्शन से। एंड राइट आर नोट ऑन मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड,
कि कहाँ टेरेस्ट्रियल बायोम है, कहाँ टुंड्रा है, कहाँ पे ज़्यादा बारिशें कहाँ पे हो रही हैं, ठीक है, कहाँ परमाफ्रोस्ट है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। और मैप का आप देखेंगे एंड पे उन्होंने पूछा टाइप्स ऑफ मैप, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। सो ये आप इजीली इसको स्किप कर सकते हैं इस सेक्शन को। तो ये थे अगेन वही चीज़ें, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, देन टाइप्स ऑफ वेदरिंग, लैंड फॉर्म्स, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, फ्रंट्स, ठीक है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारा उन्होंने वही वही चीज़ें रिपीटेड पूछी हुई हैं। आप लोग भी कह रहे होंगे कि वही देखें किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एंड देन इकोसिस्टम क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड फूड चेन। अगेन वेरी वेरी बेसिक। आप अभी आप किसी मेट्रिक क्लास के बच्चे से भी पूछेंगे, उसको भी पता है इकोसिस्टम, जो नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलके हमारे जो बन रहा होते हैं, जहाँ कम्युनिटीज रह रही होती हैं, तो वो जो एरिया होता है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। वो एक कंपोनेंट है किसी भी बायोस्फीयर का, किसी भी, और देन बायोम्स इस तरह से बनते हैं। एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अगेन वेरी सिंपल, कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ये आप लोगों ने क्लाइमेट चेंज में भी अपने एस्से के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर्स में भी ये सेक्शन प्रिपेयर किया होगा। मॉनसून विंड्स कैसे आती हैं विद अफेक्ट्स विद रेफरेंस टू पाकिस्तान। मेजर बायोम्स पैटर्न ऑफ द अर्थ, प्रीवियस ईयर भी हमने बायोम्स देखा, इस साल भी आ गया, फिर आ गया अर्थ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। सो आइडिया आप लोगों को हो गया इस चीज़ का कि कैसे, मैंने कहा कि आपने जो पहले 5 सेक्शंस दिए हैं वही अच्छे से कर लेने हैं, और उनमें से भी आप पास्ट पेपर एनालिसिस करें तो कितनी ज़्यादा चीज़ें रिपीटेड हैं, इनको ही अच्छे से कर लें, आपका पेपर हो जाता है, ठीक है। ये सब आप लोगों ने चीज़ें देखनी है, वही चीज़ें हैं सारी। बल्कि इसको छोड़ें, ये तो मैप का है। रॉक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल, कास्ट, टोपोग्राफी, ये भी आपके यहाँ से आता है, रॉक से आता है, ठीक है। तो सेक्शंस सारे वही हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। कंपोजिशन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल। अर्थ के कैसे बनते हैं, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन वाला, प्रीवियस हमने डिस्कस किया। साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ओशन करंट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अर्थक्वेक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कहने का मकसद ये है, मैं बार बार क्या वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि क्वेश्चंस वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चंस आर हियर। सो प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल। सो आप लोगों ने मैप्स वाले से नहीं परेशान होना, आप लोगों की यही क्वेश्चन से ही चीज़ें पूरी हो जाती हैं, ठीक है। मैप वो 1 या 2 क्वेश्चन में पूछेगा मैप्स का। ये 2022 का पेपर है। अर्थ मोशंस रिलेटिव टू सन, ठीक है, वो सारी रोटेशन रेवोल्यूशन आ जाती है। वोल्केनो एक्टिविटी, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, जैसे अभी हमने ग्लोबल वार्मिंग का पढ़ा। देन कंप्रिहेंसिव नोट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। ये आपको मैंने थर्ड टाइम पे ये क्वेश्चन दिखा दिया कि ये कैसे, पहले 2 साल भी आया 2016-17 में, जो मैंने पहले 2 पेपर डिस्कस किए, और देन अगेन ये 2022 में है, ठीक है। बायोम्स अगेन ब्रीफ सर्वे। अब ये देखें कि अगर कोई कर रहा है बायोम्स, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि टेरेस्ट्रियल बायोम्स की ही आपने बात करनी है, उन्हीं के टेरेन्स, उनके फीचर्स के, वहाँ पे किस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, वो चीज़ें लिखनी है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें होती हैं, वहाँ का वेजिटेशन किस तरह की है, वहाँ पे एग्रीकल्चर सॉइल किस तरह की है, वहाँ पे लाइफ स्टॉक किस तरह का होता है, लोग किस तरह के रहते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 2023 का पेपर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जो मेरा पेपर था और जो मैंने अटेम्प्ट किया था, क्योंकि आपको पता है ना कि ये था, ये कंडक्ट हुआ है पेपर 2025 में। जो पीएमएस 2025 है, उनके सब पेपर्स पे 2023 लिखा होगा, क्योंकि पीएमएस है वो 2 साल पीछे है, क्योंकि 2 साल ये दरमियान में 2018 में कंडक्ट नहीं हुआ था, और 2024 में इसका पेपर नहीं लिया था उन्होंने, 2025 में लिया था जनवरी में, ठीक है। तो ये अभी का मोस्ट रिसेंट लेटेस्ट पेपर है। Describe the function of sun as a dominant body of the solar system and briefly survey each of the sun's planets. तो मैंने यहाँ पे सोलर सिस्टम बनाया, हर प्लेनेट को मैंने वहाँ पे डिस्कस किया, और सन का जो है वो फंक्शन बता दिया, सन का फंक्शन क्या होगा।
रोटेशन के क्या पैटर्न्स हैं, रेवोल्यूशन के, सन की वजह से हमारे पास क्लाइमेट डिसाइड हो रहे हैं, सीजनल चेंजेस आ रहे हैं, अर्थ सॉरी डे एंड नाइट का आना जाना, ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, और आपने अटेम्प्ट किस तरह से करना है इसको, ये चीज़ें आप पे डिपेंड करेंगी। देन मैस मूवमेंट। सो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे ये मैस मूवमेंट है, इसको अब बस आप जब आप पढ़ेंगे आपको पता लग, लैंड जो होती है ना, सॉइल फॉर्मेशन, तो लैंड जैसे लैंड स्लाइडिंग होती है, तो आप, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ उसकी, लैंड स्लाइडिंग कैसे होती है उसको कहेंगे मैस मैस मूवमेंट, कि अर्थ पे जो चीजें हैं सॉइल की फॉर्म में, अगर कहीं से सॉइल जैसे सैलाब आता है तो थिक सॉइल मूव करती है, तो वो एक अलग टाइप की मैस मूवमेंट है। अगर कोई लैंड स्लाइडिंग होती है, कोई लैंड का पीस ऊपर से, कोई जो रॉक है मट्टी का वो गिरेगा, तो वो अलग मैस मूवमेंट हुई, तो ये मैस मूवमेंट में ये चीजें आ जाती हैं। देन एक्सप्लेन द वेरियस मेजर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, उसको कैसे मेजर करना है, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के दो तरीके बताए हुए हैं जिस तरह, और हाउ दे आर रिलेटेड एंड प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडेंसेशन, मीन्स के बारिश वगैरह, या कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो हम करेंगे इसको। ठीक है, ये मैंने अटेम्प्ट किया था, ये भी मैंने अटेम्प्ट किया था, ये भी मैंने अटेम्प्ट किया था। अगेन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टोटल कंसेप्ट है, और आपको बहुत मजा आता है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए। डिस्क्राइब द वे इन विच ओशन करंट्स डेवलप एंड लिस्ट द मेजर करंट्स ऑफ पैसिफिक ओशन एंड देयर जनरल फ्लो पैटर्न्स। करंट्स क्या होते हैं, जैसे पानी होता है ना, जैसे ग्लोब है, यहाँ पे ओशंस हैं, तो ओशंस जैसे गुजर रहे हैं, ठीक है, ओशंस जो हैं वो पूरी जो दुनिया है उसको, उसका चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, और वो जिन ठंडे इलाकों से गुजर रहे हैं वहां का पानी ठंडा है, वहां की जो आबो हवा है वो ठंडी है, और जहाँ अगर वो किसी गर्म इलाके से गुजर रहे हैं, मीन्स कि अगर वहां पे जो करंट है वो हॉट है, तो वहां का जो टेम्परेचर है ऊपर, जो उसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वहां पे ह्यूमिडिटी भी कम होगी। तो ये जब हुआ था एलए में, जब आपको पता है कि फायर्स लगी, और मैं तब ये ज्योग्राफी ही, मेरा ये पेपर ही हुआ था तब, और ये फिर मुझे उस कंसेप्ट की पूरे की समझ आई थी कि कैसे जो, किस तरह से जो वाइल्ड फायर्स लगती हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे ओशन करंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एटाकामा जो डेजर्ट है वो हॉटेस्ट डेजर्ट क्यों है, ठीक, मतलब जो एटाकामा डेजर्ट का जो एरिया है वहां पे हॉटेस्ट डेजर्ट तो नहीं है, बट वहां पे इतनी ज्यादा क्यों गर्म हवाएं चल रही हैं, तो वो सारी ना, ये जो पूरी केमिस्ट्री है इस चीज की, वो ओशन करंट्स पे डिपेंड कर रही होगी, और ये हम देखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं। और कैसे आप लोगों ने ये सुना भी होगा कि जब दो दरिया या फिर दो समंदर बह रहे हैं, और किसी का पानी ठंडा है और किसी का गर्म, या आपने एक, अल्लाह ताला का एक मौजज़ा भी है, या आपने सुना भी है साउथ अफ्रीका में जो है, आपने देखा, तो ये कुछ चीज़ें, ये सारा ही रोल जो होता है वो करंट का होता है, ओशन करंट्स, ठीक है। आप एक समझ लें कि ओशन की जो वेव्स हैं, ओशन जिस तरह से गुजर रहा है, तो कोल्ड करंट्स भी होते हैं और वार्म भी करंट्स भी होते हैं। जहाँ जिन जिन एरिया से कोल्ड करंट गुजर रहे हैं, वहाँ पे जो आबो हवा है उनकी वो ठंडी है, वो ठंडे इलाके हैं दुनिया में, और जहाँ जहाँ से गर्म पानी गुजर रहा है, गर्म वार्म ओशन करंट्स, वो जो इलाके हैं वो गर्म है, ठीक है, इस तरह से। हाउ डू यू डिफाइन इकोसिस्टम, तो ये भी मैंने अटेम्प्ट किया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर ये मैंने सारे छोड़ दिए थे क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन यहाँ से पूरे हो गए थे। अब पेपर टू का मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से इसमें ब्रीफ कर देती हूँ। पेपर टू, पॉपुलेशन, जो मैंने आप लोगों को पहला बताया, ह्यूमन, जो मैंने आपसे डिस्कस किया ना कि ह्यूमन ज्योग्राफी, उधर पॉपुलेशन का है, डेमोग्राफिक का ज़्यादा रोल है। तो ये देखें, दो क्वेश्चन से आपके पॉपुलेशन से यहाँ से बन रहे हैं। थेरी आ गई एक जो मैंने आपको कही थी, और ये सक्सेसफुल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज नेसेसरी फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन पाकिस्तान। कितना जेनेरिक क्वेश्चन है, लेकिन आपकी जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे, और मैंने जैसे आपको कहा कि आपने पास पेपर्स को मद्देनजर रखते हुए ही अपना पेपर टू तैयार करना है, और वो कहाँ से वो कंसेप्ट लेगा, यही कंसेप्ट आएंगे जो आपका नया पेपर भी बनेगा, ठीक है। मैंने इस तरह से, ये मेरा ही मेरे बुक के ही पेजेस मैंने यहाँ पे लगाए हैं, और ये मैंने ही एनालिसिस किया था ड्यूरिंग प्रेपरेशन, इस तरह से मैंने चीज़ों को प्रिपेयर किया था। इंडस वाटर ट्रीटी आपका अगेन जेनेरिक क्वेश्चन, और येट इम्पॉर्टेंट, आजकल के हिसाब से भी आपने पाक स्टडीज में भी लाजमी प्रिपेयर करना है इसको।
फिर अर्बनाइजेशन के जो पुश एंड पुल फैक्टर्स में इनके कॉजेज क्या होते हैं, और हाउ अर्बनाइजेशन इज मॉडिफाइंग दी क्लाइमेटिक कंडीशंस इन द वर्ल्ड। मीन्स के अर्बनाइजेशन आपको पता है ना, जहाँ पे ज़्यादा हो रही है वहाँ अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, मीन्स के जब नंबर ऑफ हाउसेज बढ़ेंगे और प्लांटेशन कवर कम होगा, फॉरेस्ट कवर कम होगा उस एरिया का, ऑटोमेटिकली वहाँ का जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा। ठीक है। तो ये इस तरह की एक बेसिक सा मैंने आपको जनरल कंसेप्ट दिया। देन व्हाट इज द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, enlist and elaborate the economic activities and their role in the world trade। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो एक डिसिप्लिन है उसको पढ़ते हैं तो उसका क्या स्कोप है, मींस के उसको पढ़ने से हम दुनिया के किन किन इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं, ये एक जेनेरिक सी बात है। देन आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज बतानी है, उनका रोल बताना है। बहुत ही सिंपल कुछ चीजें आप लोगों के पास बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंडिविजुअली पास करना होता है पीएमएस में, ये थोड़ा सा एक क्राइटेरिया टफ है सीएसएस की निस्बत। इंडिविजुअल 40 मार्क्स लेने हैं आपने पेपर में, और आपको पता है कि वहां पे तो 33 लेने होते हैं ऑप्शनल्स में, वहां 33 लेने होते हैं सीएसएस में। बट पीएमएस में आपको 40 लेना है और इंडिविजुअल लेना है। वहां पे ये होता है कि अगर आपका 200 मार्क्स का पेपर है सीएसएस का मैं बता रही हूँ, तो आपको 66 वाला भी, चाहे आपके पेपर वन में 20 है और यहाँ पे आपके 46 हैं, तो आप पास हो। लेकिन यहाँ पे आपको इंडिविजुअली 40 लेने हैं। ठीक है, ये मैंने आपकी क्लियर कर दी है। फिर मेजर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्या हैं, यहाँ पे अगेन देखें अर्बनाइजेशन से डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल एंड अर्बन लोकेलिटी। मेन प्रॉब्लम्स बताएं अर्बन सेंटर्स के ऑफ दी, ये आप खुद अभी भी आप लोगों के जहन में कितने होंगे फिंगर टिप्स पे ये चीजें, कि क्या क्या मसाइल हैं अर्बन या सिटी लाइफ के। एक पोल्यूशन जो है वही सबसे बड़ा मसला है। ठीक है, आप देखें, और फिर क्लीन एनवायरनमेंट नहीं है, ये एक बड़ा इशू है। फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ इश्यूज वहां नजर आ जाएंगे। तो ये डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। एग्जामिन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो वर्ल्ड का पूरा मैप होगा। ठीक है, कहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है किन किन एरियाज में, और जैसे एशिया में ज्यादा है तो एशिया में क्यों ज्यादा है, तो वो आप सब चीजें यहाँ पे इस तरह से मेंशन करेंगे। बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगेन प्रीवियस ईयर भी आया था, अगले साल दोबारा पुश एंड पुल फैक्टर्स पॉपुलेशन की। हाउ डिफोरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन इज अफेक्टिंग द लैंड यूज पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सिंपल सी एक एक जेनेरिक सा क्वेश्चन है जिसका इन्वायरमेंटल साइंस भी रहा सीएसएस में, वो तो बहुत ही इजी इसको कर सकता है। कि आपने जब डिफोरेस्टेशन होती है, और आपको पता है ना डिफोरेस्टेशन से लैंड यूज पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, मतलब कि आपने कट डाउन ऑफ ट्री किया, ठीक है, और वहां पे आपने हाउसिंग सोसाइटीज बना दी और इंडस्ट्रियल एरियाज बना दिए, तो वहां की सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ना हुई वहां पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन सबसे बड़ा उसका रोल हुआ। ठीक है, और भी कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, अभी मैं बोलूंगी तो आप लोग थोड़ा परेशान हो जाएंगे। जैसे सरफेस एल्बिडो उस जगह का बढ़ जाता है। ठीक, मतलब जो सन रेज हैं, आपको पता है ना कि जो जहाँ ग्रीन कवर होगा, तो जो ग्रीन कवर होता है वो उसकी वजह से टेम्परेचर राइज नहीं करता। एक तो वो ह्यूमिडिटी का सोर्स बनता है, और दूसरा जो हीट है वो वहां पे ज्यादा एब्जॉर्ब उस तरह से नहीं होगी। ठीक है, सो इसमें आप ये देखें कि जब हम लैंड यूज पैटर्न्स की अगर हम बात करें, तो ये अर्बनाइजेशन से और डिफोरेस्टेशन से किस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं। फिर जैसे इंडस्ट्री का मैंने कहा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इकोनॉमी, तो ये दो तीन इंडस्ट्रीज ही आपने करनी है पेपर 2 से, और आप यू आर गुड टू गो। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सी पैक फॉर पाकिस्तान पहले ही आता था, अभी मैंने जैसे आपको कहा हम कर लेंगे इसको प्रिपेयर। और ये बहुत ही अब बहुत ही बेसिक और इजी आप लोगों के लिए टॉपिक बन चुका है सी पैक। देन अगेन हम मिनरल रिसोर्सेज करेंगे कंटेम्प्रेरी हिसाब से। ठीक है, फिर मालथ्यूसियन की थ्योरी प्रीवियस ईयर भी आई, और बहुत ही सिंपल और इजी थ्योरी है। रीजन्स ऑफ सब्सटेंस सबसिस्टेंस फार्मिंग, फार्मिंग की एक टाइप है, और वो कहाँ कहाँ होती है, ये अगेन इस पे नोट लिखने को है शॉर्ट सा। देन अगेन अर्बनाइजेशन से, अर्बनाइजेशन जो है वो क्लाइमेट को कैसे चेंज कर रहा है, अगेन अगेन मोस्ट अभी दो बार ये पहले रिपीट हो चुका है, तीसरी बार ये रिपीट हो रहा है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है,
और इसके सोर्सेज क्या हैं क्लीन एनर्जी के। एनालाइज हाउ फार डेवलपिंग कंट्रीज हैव बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग दीज इन दिस गोल। तो आपने कुछ डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें आपको पता है पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश आ गया, इंडिया आ गया, ठीक है, और वेरियस कंट्रीज, जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे उनका, उन्होंने कितना अपना गोल जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी का और क्लीन एनर्जी का अटेन किया है। अगर हम पाकिस्तान की ही बात कर लें तो आपको पता है कि पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स क्या है, ठीक है। पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स 2024 में क्या था और 2025 में क्या है, ठीक। उसमें आप देखेंगे जो अब 2023 और 2024 का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आया, तो पाकिस्तान के एनर्जी मिक्स में 6% रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी थी, ठीक है, जिसमें विंड एनर्जी आ जाती है, हमारी सोलर एनर्जी आ जाती है। लेकिन अब जो 2025 का जो रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, इसमें पाकिस्तान की जो एनर्जी मिक्स है उसमें रीन्यूएबल का शेयर जो है वो बढ़ गया है, वो 12% पे चला गया है। फिर आपको ये भी पता है, और जिसको नहीं पता उसको पता होना चाहिए, विंड एनर्जी कॉरिडोर जो पाकिस्तान में बन रहा है और उसका क्या पोटेंशियल है। ये पाकिस्तान अफेयर की मैं चीज़ें बता रही हूँ, ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है कि आपको ज्योग्राफी के लिए, ये सब मैं अपना नॉलेज यहाँ पे कौन सा इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ, करंट अफेयर एंड पाकिस्तान अफेयर का। तो विंड विंड एनर्जी जो केटी बंदर और घारों में जो है झिमपीर का आपने नेम सुना है, तो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। फिर आपको पता है कि सोलर पोटेंशियल पाकिस्तान का कितना है, कितने नंबर ऑफ हाउसेज अब जो है वो सोलर पे जा चुके हैं, ये सब आपके पास डाटा होना चाहिए। ये थोड़े थोड़े स्टैट्स होते हैं और आपका आंसर जो है वो बड़ा अच्छा हो जाता है। फिर इसमें मिनरल्स पे आता है, मिनरल्स क्या होते हैं और वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन और टाइप्स पाकिस्तान के मिनरल्स की क्या हैं। तो पाकिस्तान में आयरन ओर है, कोल है, ठीक है, गोल्ड है। तो ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जा रही हैं, और ये इस तरह से ये चीज़ें होंगी। डिफाइन पॉपुलेशन एंड डिस्कस दी कॉन्टिनेंट वाइज पॉपुलेशंस, वर्ल्ड पॉपुलेशंस। ये बहुत इजी क्वेश्चन और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी, अभी मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया। पॉपुलेशन क्या होती है, कॉन्टिनेंट, कौन सा कॉन्टिनेंट डेंसली पॉपुलेटेड है, और उसके ग्लोब पे आपने बता देनी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और उसमें आप मैप ड्रॉ करेंगे। एग्रीकल्चर, ये वो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, करेंगे हम सब भी। जैसे ये क्वेश्चन है मैन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप, ये पहला जो सेक्शन है ना ह्यूमन ज्योग्राफी, वहां से आया है। लेकिन अगर कोई खुद प्रिपेयर कर रहे है तो आप इस सेक्शन को थोड़ी लीस्ट इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, मतलब इस टॉपिक को, इन्वायरमेंटलिज्म का, ठीक है। कुछ लोगों को ये मुश्किल लगेगा इसलिए मैं कह रही हूँ, लेकिन हम इसको करेंगे तैयार। बट नहीं भी करेंगे, मतलब अगर कोई नहीं करना चाहता तो आप देखेंगे इसकी जो है अकरेंस रेशियो बहुत कम है, एक ही सवाल आया। और ये अभी जो हमने तीन डिस्कस करनी पेपर, पहली बार ये क्वेश्चन आया। एग्रीकल्चर क्या है, वेरियस टाइप क्या है एग्रीकल्चर की, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर ओवर द ग्लोब। बहुत ही बेसिक सा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये। इकोनॉमी की, जैसे मैंने कहा था, टाइप्स होती हैं। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या थी, लोग सबसे जो पहला दौर था उसमें कौन सा उनका जरिया मौज था। वहाँ हर्डिंग लोग करते थे, ठीक है, हंटिंग करते थे, इस तरह की चीजें करते थे ना। और वो किन एरियाज में होती थी वो आपने एरियाज बता देने, वहां पे आपने मैप ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, और इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है वो मैंने आपको बताया। मैंग्रोव फॉरेस्ट, आपको पता है कि अभी भी पाकिस्तान में कितने इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव्स, ठीक है। तो मैंग्रोव्स की क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान में। ये वेटलैंड्स की टाइप्स होते हैं ना मैंग्रोव्स, और आपने अभी नेम भी सुना होगा वेटलैंड्स का। जब रिसेंट फ्लड्स आए पाकिस्तान के, तो ये कहा जा रहा है कि हमें वेटलैंड्स पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वेटलैंड्स बनाने चाहिए। तो वेटलैंड्स आर्टिफिशियली भी बन सकते हैं और नेचुरली भी। नेचुरली कैसे बनेंगे वो, जब हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। जैसे मैंग्रोव्स हैं, ये बलूचिस्तान और ये जो सिंध का इलाका है, वहाँ पे ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे सैलिनिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और ये जो होता है ना, ये CH4 को इसमें करते हैं, इनका रोल होता है CH4 को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। CO2 को ये, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पॉल्यूशन को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, ये एक थ्योरी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिर अगेन जो मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन से कही थी, ह्यूमन
ज्योग्राफी से, कि वो सेंट्रल प्लेस थ्योरी और माल्थेसियन थ्योरी, ये दो ही थ्योरीज आती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे, आपके फ्री के मार्क्स हैं ये। इजी भी है और रिपीटेड भी है। अर्बनाइजेशन, ये अर्बनाइजेशन से कितने यहाँ पे चैप्टर्स, सॉरी क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप देख रहे हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे आई, ये आप लोगों का आपने कोई हिस्ट्री भी पढ़ी है तब भी आप लोगों को पता होगा। यूरोपियन हिस्ट्री आप लोगों ने अगर पढ़ी है, अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ी है किसी ने, ठीक है। एंड देन वैसे भी आप लोगों को ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है, कोई भी रेवोल्यूशन जब आती है तो इतना इंटरेस्ट आप लोगों को लेना चाहिए कि किस तरह जो है वो दुनिया पहले क्या थी और कैसे वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, इंडस्ट्रियल और ग्रीन रेवोल्यूशंस। ये वैसे ही आप लोगों को जनरल नॉलेज होना चाहिए। सो इस पे आप लोग कोई अपने इंटरेस्ट के लिए कोई वो भी देख सकते हैं, एक जो टाइमलाइन होती है ना यूट्यूब पे, बड़े इंटरेस्टिंग इसके पड़े होते हैं वीडियोस। तो ये हम करेंगे। देन पॉपुलेशन अगेन, और पहले उसने दुनिया के हवाले से पूछ लिया और अब उन्होंने साउथ एशिया के हवाले से पूछ लिया। एग्रीकल्चर, वही चीजें हैं। अच्छा, ये मेरा पेपर था, ठीक है, जो मैंने अटेम्प्ट किया। अब ये पेपर ना थोड़ा सा, अच्छा ये पेपर ना, अब ये फेल हुआ था पेपर, इसमें कोई फेल होने वाली चीज थी इस पेपर में? बच्चों ने क्या किया होगा इसमें? उन्होंने ना ये थेरीज प्रिपेयर की होंगी, ठीक है। अगर इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसकी सब फील्ड्स को सब्सटेंशिएट नहीं किया होगा। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से इसमें कंट्रीज की एग्जांपल देनी है, वो नहीं किया होगा। यहाँ पे स्टैट नहीं दिए होंगे, ठीक है। डिस्कस द मेजर क्रैश को क्रॉप्स ऑफ सार्क रीजन, इनको सही से अटेम्प्ट नहीं किया होगा, उनके नेम्स नहीं आते होंगे। और उनका ये सारा जो रोल होता है ना, मैं जब ऑप्ट करी थी तो मुझे मेरे जो मेंटोर्स ने कुछ, जो जिनसे मैं बाकी गाइडेंस ले रही थी, और कुछ मेरे फेलोज ने कहा था कि आप ज्योग्राफी की तरफ ना जाएं, ये पेपर हिट होता है। बट मैंने ना इसको, आप कह देते ना कि एज अ चैलेंज आप लेके किसी चीज़ को चलते हैं, कि क्या ही मुश्किल है, अगर हम अच्छा अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो क्यों आपको फेल करेगा उस पेपर में। तो आप देखेंगे मैंने ना कि पास किया, बल्कि मेरा हाई स्कोर है इस पेपर में भी। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के हिसाब से इतना पसंद नहीं है, कि इसमें इतना स्कोप नहीं होता लिखने का। देन व्हाट डज माइग्रेशन मीन्स, बहुत इजी क्वेश्चन, कि माइग्रेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और उसके फैक्टर्स क्या हैं, लोग क्यों माइग्रेट करते हैं। हाउ डज इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंटरसेक्ट विद अदर डिसिप्लिन्स सच एज पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, अर्बन प्लानिंग, एंड व्हाट इनसाइड डज द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, पूछी है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। अब ना ये मेरे लिए बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसको अलाइन किया, वहीं एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे मैंने इसका आंसर तैयार किया था, ठीक। तो ये जब आप लोगों को भी जब प्रिपेयर हो जाएगा ना पूरा सिलेबस, तो आप देखिएगा कि बहुत ही सिंपल चीजें हैं। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये मैंने आपको बता दी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जो टाइप्स है वो इंपॉर्टेंट हैं, और उसको आपने रिलेट करना है दुनिया के साथ, कि कैसे कैसे। अच्छा, ये अब क्वेश्चन था एथिकल कंसिडरेशंस, ये पहली दफा इन्होंने क्वेश्चन किया, लेकिन मैंने इसको, जितना मुझे जनरल नॉलेज था ना कि क्या एथिकल कंसिडरेशंस होनी चाहिए बिजनेस जब आप करते हैं, कोई स्टार्टअप्स होते हैं, और वहाँ पे प्रोडक्शन के क्या होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग कंसिडरेशंस, कंजप्शन डिसीजंस क्या होने चाहिए, ये मैंने उधर ही बैठ के इसका आंसर ब्रेनस्टॉर्म किया था और इसको अटेम्प्ट किया था। व्हाट डिड द इंटरनेशनल ट्रेड प्ले रोल प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो जो ट्रेड होती है ना, वो किसी भी इकोनॉमी को ऊपर या नीचे लेके जा सकती है। अभी हमने टैरिफ वॉर का भी पढ़ा, लेकिन तब वो टैरिफ वॉर इस तरह से नहीं थी जब हमारा ये पेपर हुआ था। हाउ डिड द ट्रेड पॉलिसीज एंड एग्रीमेंट सच एज मर्केंटाइलिज्म, फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शनिज्म। अब आप लोगों के लिए ना ये चीजें बड़ी न्यू सी होंगी, अगर कोई पहली दफा जो बिगिनर्स हैं। लेकिन आपने ये सुना ना, जो यूएस और चाइना की जो ट्रेड वॉर हो रही है, टैरिफ वॉर हो रही है, उसमें क्या है, चाइना जो है वो अपनी प्रोटेक्शनिस्ट, सॉरी, यूएस जो है वो अपनी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लेके आ रहा है। वो कह रहा है कि हमने ट्रेड ही नहीं करनी किसी कंट्री के साथ, ताकि जो हमारी लोकल जो इंडस्ट्रीज है ना, हमारा जो लोकल बिजनेस है, लोकल डोमेस्टिक जो तबका है, लोग उससे से खरीदें। मतलब होता है ना कि जैसे मेड इन, हम कहते थे कि मेड इन पाकिस्तान ही यूज करें, तो वो कह रहा है मेड इन अमेरिका ही यूज किए जाए। तो वो टैरिफ जब इतने ज्यादा लगा दिए जाएंगे, मींस के जो टैरिफ होते हैं, जो वो टैक्सेस जो ट्रेड पे लगे, ठीक है, जो लीगल टैक्सेस होते हैं, तो ट्रेड टैरिफ लग गए जब,
तो कोई भी जो वहाँ पे जो ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स, वो क्यों वो महंगी चीज़ लेंगे, वो अलग से टैक्स पे करेंगे, और लोगों के लिए वो चीज़ फिर उतनी ही महंगी सेल करेंगे, तो लोग तो नहीं खरीदेंगे ना उसको। तो इसलिए ही चाइना पे आपको पता है कि कितने ज़्यादा उन्होंने टैरिफ लगाए, और फिर चाइना ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, और इस तरह की चीज़ें हुई। और फ्री ट्रेड के, जो फ्री ट्रेड है उसके क्या फ़ायदे होते हैं, मतलब अगर दो कंट्रीज हैं उनकी कोई ड्यूटीज़ नहीं है, मीन्स के कोई ड्यूटी टैक्स ऊपर नहीं लगता, फ्री एक चीज़ें जारी होती हैं, तो वो कंट्री किस तरह से ग्रो करती है। तो ये क्या पूछा, शेप इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज एंड रीजन्स ओवर द टाइम। अभी जो मैंने आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट बताया, आपके माइंड में एक रफ सी एक आउटलाइन बन गई है इस क्वेश्चन की, ऐसे ही है। आई थिंक क्लियर हो रही हैं चीज़ें। तो कैसे, अब यहाँ से ही आपको पता लग गया कि कंट्रीज जैसे अब यूएस और चाइना में क्या एक टसल स्टार्ट हुई हुई है, ट्रेड और टैरिफ वॉर की वजह से, इकोनॉमी की पॉलिसीज की वजह से और एग्रीमेंट्स की वजह से, ठीक है। फिर अगर ईरान और पाकिस्तान की आप एग्जांपल ले लें, तो आपको पता है कि ईरान पे काफ़ी यूएस ने काफ़ी सैंक्शंस लगाई हुई हैं, फिर उससे जो कंट्री ट्रेड करेगा फिर हमसे वो उस तरह से नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान का जो एक प्रोजेक्ट है गैस का, जो तापी गैस प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो वो अभी तक कामयाब नहीं हो सका, वो इसीलिए नहीं हो सका। तो ये भी एक चीज़ ट्रेड में ही आ रही है, हमारी ट्रेड पॉलिसीज में, एग्रीमेंट्स में। देन और जो कंट्रीज हैं, अब जो ताइवान है उसका यूएस पे क्या इन्फ्लुएंस है, और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, फिर ऐसी कंट्रीज जो चाइना से सेमीकंडक्टर्स लेती थी, ठीक है, और जो रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स की, तो उसका चाइना यूएस के कॉन्टेक्स्ट में हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, और कंट्रीज जिनकी इन टू, मैं चाइना और यूएस की इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि ये एक जो है वो टॉप इकॉनमी है, और जो चाइना है वो सेकंड लीडिंग इकॉनमी है, ठीक है। तो इन कंट्रीज, ये जो होती है ना कंट्रीज, और इनकी जो टैरिफ वॉर है, ये ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हैं इनकी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स पे। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर और पाक अफेयर का भी बनता है। What are the major natural resources of SAR countries and how are they being utilized for the economic growth and sustainable development? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, नेचुरल रिसोर्सेज का उसने पूछा है, और कैसे ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये मैंने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन, ये किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर रही है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो पाकिस्तान कौन सी चीज़ दे रहा है, या बांग्लादेश जो है उसकी कॉटन कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो कॉटन एक्सपोर्ट करके कितना राइज उसने किया अपनी करेंसी को। तो इस तरह की इसमें सब चीज़ें आएंगी। देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रीजनल अप्रोचेज इन ज्योग्राफी एंड हाउ डू दे कॉर्पोरेट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशल पैटर्न्स। ये जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हम इसमें फर्दर चीज़ें करेंगे। अभी आप देखेंगे इजीली ये चार जो मैंने क्वेश्चन इसमें बताए, ये बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चन है जो कि अभी आप लोगों को भी पता है। तो इस पेपर टू, जिनको लगता था कि पेपर टू मुश्किल है, वो पेपर टू मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ को प्रिपेयर करने का एक अंदाज होता है। जल्दी से ना हम ये देख लेते हैं, हमारी ओरिएंटेशन में काफ़ी टाइम हो गया। ये मैंने एक आप लोगों को, वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैंने इसको प्रिपेयर किया था तो इस तरह से आप लोग, ये डायग्राम, ये तो कलरफुल है, बस ये मैंने जिस तरह से ओशन करंट्स हैं, ये जो पूरा इसमें एक ये कोल्ड करंट और वार्म करंट कैसे गुजर रहे, और यही जब पेपर में क्वेश्चन आया था तो मैंने इसी तरह से इसको बनाया था, ठीक है। पैसिफिक ओशन का एक करंट है, पैसिफिक ओशन, ये यहाँ पे साउथ अमेरिका, इधर जो सारा ओशन है ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। और ये आपको पता है ना कि ग्लोब, वैसे तो हमें जब आप ग्लोब देखते हैं आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया होता है, तो आप लोग ने ग्लोब भी एक बिल्कुल सिंपल सा होता है, वो भी परचेज कर लें। मेरे ख्याल में 500 से लेकर और 2000 तक की रेंज में आपको एक ग्लोब मिल जाएगा। आपको जो वो जो होता है आपका जो चार्ट होता है, मैप, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो होता है 2D पे। जब आप ग्लोब की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको पता है कि यहाँ पे वैसे तो इन्होंने, सॉरी, यहाँ तक मैप खत्म कर देते हैं ना यहाँ तक, और ये जो सारा रीजन होता है यहाँ पे होता है, लेकिन ये वैसे तो इंटरकनेक्टेड है इसमें, ठीक है। तो ये सारा यहाँ से मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से, और यहाँ पे कंट्रीज होती हैं जैसे इंडोनेशिया, जापान, और ये एशिया का
तो ये पैसिफिक ओशन यहाँ पे है। आधा पैसिफिक ओशन आपको मैप पे इधर नजर आएगा और आधा इधर नजर आएगा। लेकिन मैंने इस पूरे रीजन को इस तरह से बना दिया है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने ये तो क्वेश्चन, क्योंकि पूरा करंट यहाँ से गुजर है, तो ये कैसे गुजरते हैं ये इस तरह से। फिर मैं आप लोगों को एक चीज और दिखा देती हूँ, अगर किसी ने अपने नोट्स भी बनाने, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर है, तो आपने यहाँ पे इस तरह से की पॉइंट्स बना लिए। फिर ये पूरी दुनिया का मैप और उसकी बना लिए, यहाँ पे कितना प्रेशर है, यहाँ कितना प्रेशर है, इस तरह की चीजें। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर मेजर विंड, यहाँ पे ये इक्वेटर होता है, और ऊपर कौन सी विंड होती है, नीचे कौन सी होती है, इस तरह की चीजें। मैं आपको ये देखें, ग्लोबल एयर मैसेज है। आपने ये जो मैंने मैप कहा, आप लोग इस तरह से मैप प्रैक्टिस कर लें। ये आपने लाइंस बना दी और ऊपर सारे कॉन्टिनेंट्स ड्रॉ कर दिए। फिर लो प्रेशर एरिया, ये साइक्लोन्स किस तरह से आते हैं, कॉलम किस तरह से बनता है, लो प्रेशर किस तरह से राइज हो रहा है, किस तरह से बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स, साइक्लोन्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता है। फिर ये स्टेजेस होती हैं साइक्लोन की, फ्रंट्स की, ठीक है। फ्रंट किस तरह से बनते हैं। फ्रंट एक वैसे एक कंसेप्ट है। आप कह लें कि कोल्ड एयर कहाँ पे है, वार्म एयर कहाँ पे होती है। एयर मैस को ना, जब एयर मैस राइज करेगा, मतलब तो उसको कहेंगे फ्रंट, एयर मैस को, ठीक है। मतलब मैंने आपको ड्यूरिंग प्रेपरेशन जो मैं बनाई, मैं उसकी बात आप लोगों को बता रही हूँ। आप ये देखें, हरिकेन, साइक्लोन, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो आप इस तरह की भी प्रेजेंटेशन मैंने इसी तरह की थी पेपर में। वार्म एयर फ्रंट क्या होता है, बता ये रही हूँ कि सिंपल है, डायग्राम कोई आपने बड़ी मुश्किल नहीं बनानी। अच्छा, फिर एक और मैं ये आप देखें, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की मैं बात करूं आपसे, ठीक है। तो आप इस तरह से अर्थ बनाएं, उसका आउटर कोर, मीजोस्फीयर क्या है, क्रस्ट क्या है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन। फिर ये एक और चीज़ है प्लेट कन्वर्जेंस, जो कि टेक्टोनिकल या अर्थक्वेक किस तरह से आते हैं, तो ये उसकी डायग्राम। प्लेट बाउंड्रीज कहाँ पे ज्यादा है। क्या आप लोगों को मैं क्वेश्चन भी बता दूं, अगर आपका आता है कि सबसे ज्यादा वोल्केनोज कहाँ पे होती हैं, या फिर सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक है वो कहाँ पे आते हैं, वो रिंग ऑफ फायर है। ये पीएमएस जीके का क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आपने अभी आज ही आप लोग सर्च कर लें, रिंग ऑफ फायर, ठीक है। ये जो रीजन होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वोल्केनोज हैं। फिर वोल्केनोज की टाइप क्या है, या आप ये फ्लो चार्ट इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कोई भी कॉन्टिनेंट जो है वो किस तरह से बने, ये भी आप लोगों का एक सेक्शन है। तो प्लेट्स कैसे अलग होती हैं, ओशंस। आपको पता है कि वो कहते हैं कि जो अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें तो आपको लगेगा कि जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो पहले एक ही थे और वो अलग अलग हुए हैं, ठीक है। वो उनकी अगर हम पजल्स को इस तरह से सॉल्व करें, तो वो यही होता है कि ओशंस जो हैं वो कैसे उनके दरमियान ब्रिजेस आई और वो कैसे अलग हुए। एक कॉन्टिनेंट अलग, एक पीस ऑफ मैस लैंड अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया, और वो कॉन्टिनेंट्स बन गए, ठीक है। या पहाड़ जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, अगर ये दोनों प्लेट्स कन्वर्ज हो गई, मिल गई, और फिर नया एक स्ट्रक्चर बन गया और वो पहाड़ बन जाते हैं। फिर इस तरह से माउंटेन किस किस तरह से बनते हैं। फिर मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाती हूँ अपना, या आप रॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है सेक्शन, क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, आप लोगों ने देखा। तो आप इस तरह से याद करें जब अपने नोट्स भी बनाएं। और जो मेरे सेशन में होगा तो वो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी स्लाइड्स में ही इस तरह के नोट्स, फ्लो चार्ट्स बना के दूंगी। सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑर्गेनिक रॉक्स हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इनऑर्गेनिक है, इसकी किस तरह से टाइप है। तो इस तरह की चीज़ें ना, आपकी विजुअल एड अगर आप प्रोवाइड करेंगे एग्जामिनर को, आपका स्कोर इसी तरह से आपके प्रेजेंटेशन पे बहुत डिपेंड करता है। लैंड फॉर्म्स की डिफरेंट टाइप्स और ये सब चीज़ें हो गई। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अच्छा, हम अब क्वेश्चंस ले लेते हैं पंजाबी और ज्योग्राफी में। अब ये जो क्वेश्चन है ना आपका, इसमें टोटली आपका दोनों बहुत हाई स्कोरिंग है। इसमें टोटली आपका इंटरेस्ट
करेगा मैटर। अगर आपको पंजाबी लिखने में कोई इशू नहीं है और आप कह रहे हैं कि पंजाबी की शायरी मुझसे याद हो जाती है, पंजाबी मैं कर लूंगा, तो आप बिल्कुल पंजाबी रखें। पंजाबी भी इक्वली हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप दोनों के सिलेबस और दोनों की एक जो जनरल ओरिएंटेशन होती है ना, वो अटेंड कर लिया करें। इस तरह से मतलब कंफ्यूजन हो रही हो तो वो फिर चीज़ें हो जाती हैं क्लियर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? या आप अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। मैम मेरा क्वेश्चन है। जी जी। मैम फॉर एग्जांपल हम कंफ्यूज हो जाते हैं सम टाइम के सोशल वर्क के लिए हमें जाना चाहिए, कुछ कह रहे होते हैं कि सोशल वर्क रख लें, कुछ कह रहे हैं कि जियोग्राफी रख लें। तो मैम इन बिटवीन ये चीज़ बड़ी वो हो रही है कि व्हाट शुड वी डिसाइड कि हमें कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि वी आर एमिंग टू स्कोर हाई। तो इस चीज़ में मैम ज़रा थोड़ा हेल्प आउट कर दें आप। और सेकंड क्वेश्चन मैम मेरा ये है कि इट्स जनरल नॉलेज क्वेश्चन कि फॉर एग्जांपल वेस्ट में पाकिस्तान के जो है वो अफ़गानिस्तान और ईरान है। तो मैम जब हम ग्लोब के दूसरे राउंड जाएंगे नॉर्थन साइड पे अमेरिका, तो उनके भी वेस्ट हमारे वाले ही वेस्ट होंगे या दे वुड चेंज? ये कंफ्यूजन है माइंड में। हाँ वही होंगे। देखें, जो आप अपना जो 2D मैप होता है ना, उसके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट और साउथ करते हैं, ठीक है। उसका अंदाजा उससे लगाते हैं। तो जो कंट्री वहां पे लाई कर रहा है, तो आप उसकी उसके हिसाब से उनकी वो देखें, पोजीशन देखें, वो किस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें, आप कोई कंट्री की बात बताएं, कोई कॉन्टिनेंट की, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ फिर। मैम फॉर एग्जांपल यूएस, नॉर्थ अमेरिका। हाँ, तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें कि मैम इसके उनका, नॉर्थ में क्या? जी उसके नॉर्थ में क्या होगा? अब आप देखें, वहाँ नॉर्थ में उसके अलास्का है। आपने अभी हमने मैप में डिस्कस भी किया। अगर मैं यहाँ पे मैप निकाल लेती हूँ, ये मैप आ गया। तो आप इस मैप की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो होता है ना, ये नॉर्थ है सारा, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट और ये साउथ, ठीक है। ये आपको भी पता है, सबको ये पता है बात। अब ये आपने कहा नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें, तो इसके नॉर्थ में जो चीजें होंगी, मीन्स की जो ऊपर चीज होगी इसके टॉप पे, वो होगा, वो इसका नॉर्थ होगा ना। ये इसका वेस्ट है, ये इसका ईस्ट है, एंड देन ये साउथ है। तो साउथ में साउथ अमेरिका ही आ गया। तो अब ये जो दूसरी एक होती है ना लोकेशन, वो ये होती है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। मतलब नॉर्थ वेस्ट में इसके अलास्का है, वो बिल्कुल नॉर्थ के ऊपर तो नहीं है। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड है, और बिल्कुल ईस्ट में जो है वो ये अटलांटिक सी है। या हम कह लें इधर बरमुदा ट्रायंगल, या इन कंट्रीज की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से होती हैं चीजें। राइट मैम। ठीक है। थैंक यू सो मच आई मैम। होप के। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम वो क्वेश्चन सोशल वर्क या ज्योग्राफी की तरफ से मैम वो बोला। हाँ जी। अच्छा, मेरे पास भी इसी तरह की एक वो थी, जब ऑप्शन थे दोनों सोशल वर्क के एंड ज्योग्राफी के। सो मैंने अपना इंटरेस्ट देखा था, मुझे सोशल वर्क थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं लगा था। और जो उसका स्कोर है, वो भी मतलब जिस तरह से मुझे पब्लिक है थोड़ा सा ड्राई लगता है, मुझे सोशल वर्क थोड़ा ड्राई लगा अपने उसके हिसाब से। मैंने जब पास्ट पेपर एनालिसिस किया और डिफरेंट आप उस तरह से सिलेबस देखते हैं, तो ये टोटली आपके अब उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, जो थोड़ा सा हाई स्कोरिंग है उसमें इन दोनों की निस्बत वो ज्योग्राफी है। राइट मैम। थैंक यू सो मच मैम, जी। थैंक यू। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है देन हम एंड करते हैं।
जी जी, कवर हो सकते हैं, व्हाई नॉट। होने मैम को सेम कुछ सेम क्वेश्चन मैम। 3 months आर लेफ्ट, सो इज इट पॉसिबल कि ज्योग्राफी इज टू डू इन 3 months? मैंने ज्योग्राफी 1 मंथ में की थी। आप कर सकते हैं, आपकी जो डायरेक्शन है ना और आपकी ये सब चीज़ें डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन पे डिपेंड कर रही होती है। अगर आपको लगता है अब टाइम कम है आपके हिसाब से 3 मंथ्स, तो आप अपना जो मेजर चंक है वो आप स्टडीज़ को दें और फोकस्ड स्टडी करें। और जब आप इस तरह से गाइडेंस आपको मिल जाती है, आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी और आसान हो जाती हैं। राइट मैम। एग्जाम्स जो है वो अप्रैल तक एक्सपेक्टेड है, मार्च के एंड पे या अप्रैल में एक्सपेक्टेड है। मैम बुक्स से रिलेटेड पूछना था कि आपने जो बुक्स बताई हैं वो तीन बताई हैं लोकल, तो मैम हमने किसी और इंटरनेशनल बुक्स को भी या ऑथर्स को भी टच करना है या इन ही तीनों से कवर हो जाएगा? इनसे कवर होगा। इंटरनेशनल में देखें, कोई एक टॉपिक होगा किसी बुक में, किसी में दूसरा टॉपिक होगा, वो सिलेबस ओरिएंटेड बुक्स नहीं होती। ठीक है। उनको आप कोट लाजमी कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स ज्योग्राफी की जो उन्होंने वहां पे बुक मेंशन की है, तो अगर ह्यूमन रिसोर्स ज्योग्राफी का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन का या डेमोग्राफिक का, अर्बनाइजेशन का, तो आप उस बुक को कोट कर दें वहां पे उस राइट ऑथर के साथ। लेकिन आप थोड़ा सा क्रॉस चेक इंटरनेट पे कर सकते हैं कि ये जो कंसेप्ट है वो इसने दिया हुआ है, और उसको आप कोट कर दें। या आप ओशंस की बात की, ओशन करंट, तो ओशन करंट पे है जैसे बुक मेंशन की हुई है उन्होंने, तो आप ओशन करंट की कोई डायग्राम बनाएंगे, नीचे आप सोर्स उस बुक का लिख दें। तो ये एक स्मार्ट वे होता है आपने अपनी जो इंगेज करना होता है ना एग्जामिनर को, आपकी जो रिसर्च है इस, आप इसी ज्योग्राफी के ही आप स्टूडेंट हैं, जिस ये शो करवाना होता है इन चीज़ों से। बाकी अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे पास इतना मुझे नहीं टाइम मिला था इन चीज़ों को अलग से करने का। मैंने वर्ल्ड बैंक और यूएनओ इनकी रिपोर्ट्स ही कोट की थी ज़्यादातर। मैंने अच्छा, बुक्स और के मैम, रेफरेंस नहीं दिए। जी जी। तो मैम एक और चीज़ के जो आपने अभी एनालिसिस करवाया है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो पेपर वन जो है उसके मेरे ख्याल में हार्डली 15-20 टॉपिक्स होंगे जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, हार्डली मेरे ख्याल में। तो मैम राइट स्ट्रेटजी क्या होगी कि हम पहले ये 15-20 जो टॉपिक्स हैं उनको हम सारों को इन तीनों बुक्स में से कर लें, और फिर टाइम अगर बचे तो फिर बकाया चीज़ें देखें? हाँ बिल्कुल, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर कोई प्लानिंग कर रहा है ना कि टाइम कम है, तो आप जैसे जो बेहतर ज़्यादा तरीका है, ताकि आप एक तैयारी करके भी पैनिक मोड में ना रह जाएं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। आपने जैसे यूनिवर्स वाला सेक्शन है, आप वो खोलें और उसमें आप देखें कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने यूनिवर्स की थेरीज पूछी हुई हैं, जो अभी भी हमने एनालिसिस किया, और जो मेरे अभी अभी मुझे भी एक चीज़ याद हो गई है कि उन्होंने थेरीज पूछी है यूनिवर्स में, और दूसरा उन्होंने सोलर सिस्टम पूछ लिया, रोटेशन रेवोल्यूशन, दैट्स इट। ठीक है। वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल अगर किसी को इंटरेस्टिंग लगता है तो वो कर ले, अदरवाइज वो स्किप हो सकता है। ये आपका यूनिवर्स तैयार हो गया चैप्टर। देन आप लिथोस्फेयर में आए, उन्होंने कंपोजिशन पूछ ली। अगर हम इसको खोल भी लें, ठीक है, लिथोस्फेयर में आए, तो उन्होंने क्वेश्चन क्या क्या पूछे मैं, ये जो सेक्शन है इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, और वो सब आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। कैसे? कंपोजिशन पूछी हुई है उन्होंने, इंटरनल और स्ट्रक्चर, मतलब अर्थ मेंटल, जो अर्थ की क्रस्ट मेंटल कोर है, रॉक्स की टाइप्स पूछी है उन्होंने। सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये। प्लेट टेक्टोनिक्स का उन्होंने पूछा हुआ है, अर्थक्वेक किस तरह से आते हैं, और प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट बाउंड्रीज किस तरह से बनती हैं, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, कैसे माउंटेन्स बने, कैसे कैसे ओशंस बने, वो होता है। वोल्केनिक एक्टिविटी का पूछ लिया, कॉजेज क्या होते हैं। फिर आप कुछ, जब आप अपने नोट्स भी बना रहे होंगे खुद, तो आप देखें कि कौन से ऐसे रीजन्स है दुनिया में जहाँ सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं। ठीक है, वो आपने लिख दिया। वेदरिंग क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैस वेस्टिंग, ये भी क्वेश्चन है। ये आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। लैंड फॉर्म्स का, विंड्स और ग्लेशियर्स, क्योंकि ये आपने हर पेपर में देख लिया, इस सेक्शन से 3 3 क्वेश्चन भी आए हुए हैं हर पेपर में, ऐसे ही अभी मैंने आप लोगों के सामने सारा डिस्कस किया था। तो ये आपको पूरा करना पड़ेगा। फिर एलिमेंट्स एंड ये वेदर है, इसमें आप देखें कि हीट बैलेंस नहीं पूछा हुआ इतना, इंसोलेशन भी एक बार पूछा सिर्फ। ये पूछा हुआ है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर, इसमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफियर आ जाती हैं। फिर ये एटमोस्फेरिक प्रेशर पूछा हुआ है, फ्रंट्स पूछा हुआ है, फ्रंट्स इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे नोट उसने लिखने लिखने को दिया है।
देन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, वो क्या क्वेश्चन आया था वो आपको पता ही है कि ग्रीन हाउस गैस का पूछा था और दूसरा उसने ग्लोबल वार्मिंग का पूछा था। हाइड्रोस्फीयर में उसने पूछा हुआ है, ये छोड़ दें आप, पूछा हुआ करंट्स का, ठीक है। मैंने इसको टाइड्स और ओशन वाटर मूवमेंट्स को मैंने यहाँ पे स्किप किया था, क्योंकि इसमें कुछ लिखने का था ही नहीं, अलग से इस पे क्वेश्चन नहीं बन सकता। और ये इंपॉर्टेंट है इसमें, और करंट से इंपॉर्टेंट है, तो हाइड्रोस्फीयर से आप ये करें। फिर बायोस्फीयर, इसमें आपको पता है कि बायोम्स कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, इकोसिस्टम रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो यहाँ पे यूनिवर्स में नहीं है, सॉरी। और इसमें से ना आप ये फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ सॉइल, इकोसिस्टम एंड बायोम्स कर लेंगे, छोटा सा आपका सिलेबस बनेगा। ये तो बहुत ही, ये कंसेप्ट है आपका करंट्स का ना, आपने कंसेप्ट लेना है, आपका प्रिपेयर हो जाएगा ये भी, आपने अपने नोट्स बन गए। ये भी बहुत इजीली प्रिपेयर होगा, जो आपको टाइम लगेगा ना थोड़ा सा, इन दो में लगेगा, क्योंकि थोड़े से आपको छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन एक प्रॉपर जिस तरह से उसको प्रिपेयर करना होता है, नोट्स आपके बनेंगे खुद, अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं तो। अब बुक्स में भी लिखे हुए फॉर्म में है, लेकिन अच्छा है कि अगर कोई सिर्फ बुक से कंसल्ट कर रहे हैं तो वो अपने वन पेजर या शॉर्ट नोट्स लाजमी इस तरह से बनाए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को भी अपने शो करवाए हैं। मैम सेशन में हमने ये पहले सारे इंपॉर्टेंट हमने कवर करने हैं, उसके बाद सारा करेंगे, या टोटली हम एक ही गो में सारा का सारा करें? नहीं, हम सारा मैं तो सीक्वेंस वाइज लेके चलूंगी आप लोगों को, पूरा मतलब सिलेबस सेक्शन कवर? वाइज ना। जी जी, पूरा सिलेबस। मैथ्स में मैंने आपको जैसे डिस्कस किया कि जैसे ये एट्थ है और सेवन्थ, इसमें हम बहुत ही एक दो चीजें देख लेंगे, अदरवाइज सिक्स तक हमने कंप्लीट इसको करना है। अच्छा, ये कंसेप्ट्स वाला आप पूछ रहे हैं, कंसेप्ट्स वाली बात तो ठीक है, मगर कुछ लोग कहते हैं इसमें क्रैमिंग भी काफी है। सो अगर आप कंसेप्ट ले रहे हैं चीज़ों का, क्रैमिंग तो फिर हर सब्जेक्ट में है ना, मतलब ये तो नहीं है कि आप सिर्फ कंसेप्ट लिखेंगे, आपने हेडिंग्स तो क्रैम करनी है। आपको हर सब्जेक्ट के रेलिवेंट जार्गन्स और टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए। अगर हम पंजाबी की बात करें तो वो तो टोटली ही क्रैमिंग है, आपने शायरी को याद करना है। किसी को शायरी वैसे याद हो जाती है जैसे इंटरेस्ट होता है। मैंने पंजाबी को ऑप्ट इसलिए किया था, आल्दो के मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है पंजाबी का, ना मैंने कभी पंजाबी पढ़ी ना बोली, बट मैंने इसलिए किया कि मुझे था कि शायद मैं, मेरा इंटरेस्ट है पोइट्री याद करने में, तो मुझे पंजाबी की भी याद हो जाएगी। तो इसलिए मुझे शुरू में उसको मुश्किल भी हुई, 1 मंथ लगा पंजाबी समझने में, डिक्शनरी में खोलती थी और इस तरह से चीज़ें होती थी, बट वही बात, डिटर्मिनेशन की बात होती है सारी। और मेरा पंजाबी पेपर 1 में भी 80 मेरा स्कोर था। बट यहाँ पे मेंशन करने का ये मतलब है कि क्रैम भी आपको चीज़ें हर सब्जेक्ट में ही करनी पड़ेंगी, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। लेकिन अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आपको स्टैट थोड़े लग रहे होंगे, वो हो जाते हैं याद, कोई इतना मसला नहीं होता। आपको ये भी पता है कि दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है, पाकिस्तान की कितनी है, इस तरह की चीज़ें होती हैं थोड़ी बहुत स्टैट में। जैसे आप करंट अफेयर में जितना स्टैट याद करते हैं उतना ही यहाँ पे करना पड़ेगा। बाकी फिर भी ये अब टोटली आप लोगों के ऊपर है, क्रैमिंग का। ये यही सीन है जो मैंने आपको बताया कि ये तो सारे कंसेप्ट हैं जो फोर्थ और फिफ्थ है, ठीक है। यहाँ पे आपको चीजें कंसेप्ट के साथ थोड़ी सी, जैसे टाइप्स ऑफ रॉक्स है ना, अब आपने ये याद तो करना है ना, टाइप्स क्या है उसकी, नाम आने चाहिए आपको, ठीक है। मैस वेस्टिंग की टाइप्स क्या है, 5-6 टाइप्स हैं, उनके नेम्स हैं, उनका कंसेप्ट है वो किस तरह से होती हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आप लोग इसको देख के चूज कीजिएगा, अभी एक दिन है आप लोगों के पास, और कोशिश करें कि आज ही अप्लाई कर लें रात को, क्योंकि कल जो है वो वेबसाइट क्रैश भी कर सकती है, लास्ट डे पे नहीं छोड़ना आप लोगों ने। हाँ जी, पाकिस्तान अफेयर में आपका जैसे जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस आप करते हैं, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान की करते हैं, सार के हिसाब से करते हैं, मिनरल रिसोर्सेज का मैंने मेंशन किया, टेरिफ वॉर का मैंने मेंशन किया, अब पाकिस्तान की इकॉनमी प्रिपेयर करते हैं, तो सब चीज़ें पेपर 2 में हैं, ठीक है। तो इंटरलिंक्ड हैं ये टॉपिक्स काफ़ी। मैम बस एक लास्ट चीज बता दें कि जिस तरह जो जीएसए का एग्जाम होता है, उसमें पेपर अटेम्प्टिंग जो होती है उसके अंदर बेशक ये 10 नंबर 15 नंबर का सवाल है, लेकिन हमने अगर एक दो पेज भी अगर वो लिखे हैं, मतलब
पेपर तो नहीं ना भरने पड़ते हैं हमें, जिस तरह पंजाबी में होते हैं लंबे लंबे पेज भरे। इसमें अगर हमने एक दो पेज के अंदर क्वेश्चन ही है। अगर हमने कवर कर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर जो अटेम्प्टिंग है वो जीएसए की तरह की ही होगी, कि मतलब आप टू द पॉइंट चीज लेके तो पूरे नंबर आ जाते अच्छा, मैं आप लोगों को ये चीज़ मेंशन करूं, जो पीएमएस है ना वहाँ पे आपकी लेंथ मैटर करती है। जी मोहम्मद अली, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। जो पीएमएस है वहाँ पे आपकी लेंथ मैटर करेगी, ठीक है। और ये जो है ना ज्योग्राफी का, और दूसरी बात जो मैं पहले आपकी जीएसए की एड्रेस कर दूं, जीएसए में हर मार्क्स, हर जो पार्ट है आपका 5 मार्क्स का होता है। तो 5 मार्क्स के लिए आपके 2 पेजेस इनफ होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप 20 मार्क्स का पेपर 2 पेजेस पे नहीं लिख सकते, तो वही आपके लिए 8 पेजेस। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये इजीली क्वेश्चन जो है आपके 10 पेजेस पे 9 पे चले जाते हैं, क्योंकि आप हर क्वेश्चन में डायग्राम आपकी 3 3 4 4 बन रही होती हैं। मैंने क्या किया था, अगर आप वो आप कहेंगे कि ये थोड़ी डराने डराने वाली बात नहीं मैं करी, मैंने ना 12 12 पेजेस के आंसर लिखे थे, और वो किस तरह हो गए थे, 12 13 14। और पहले पेपर में भी और दूसरे में भी मैंने एक्स्ट्रा शीट्स काफ़ी ली थी। वो खुद हो गई थी, ये नहीं था कि मैंने पैराग्राफ्स बहुत लंबे लिखे थे। अब ये जैसे क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया भी, ये मैथ्स वेस्टिंग की टाइप्स आई, तो मैंने एक मैथ्स वेस्टिंग लिखा, उसकी ये टाइप है, फ्लो चार्ट बनाया, एक लिख दी और एक डायग्राम बना दी, ठीक है। 2 डायग्राम बन गई एक पेज पे, दूसरे पे 2 और बन गई। तो हर के साथ आप जब डायग्राम्स और ये जो ओशन करंट्स है, मैंने पूरा एक पेपर पे बनाया, पूरा एक ओशन करंट, ताकि नीट भी हो और वो, तो इस तरह भी आपके नंबर ऑफ पेजेस डायग्राम की वजह से भी इजीली सब्जेक्ट में बढ़ जाते हैं। जहाँ तक अगर सिर्फ टोटली पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें मेरी लेंथ इतनी नहीं गई थी, 8 8 पेजेस पे ही गई थी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लिखने वाला मटेरियल ज़्यादा था। पेपर 1 में आपकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है डायग्राम्स के हवाले से, और लेंथ भी, ठीक है। हैं। थैंक यू मैम। जी। हाँ जी, मोहम्मद अली आप पूछें क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वेलकम अस्सलाम। अच्छा मैम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बता दें कि ये जो जियोग्राफ़ी है, इसमें नोट्स आप प्रोवाइड करेंगी या हमने खुद बनाने हैं? नहीं नहीं, नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगी। और मेरा ये एक है कि आप लोग जैसे होते हैं ना कि अपनी थोड़ा सा पढ़ने के लिए आप बेशक बुक ले लें जिसमें इमरान बशीर की, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि मैंने अभी इन्वायरमेंटल साइंस भी करवाई है, और वहाँ पे भी मैंने टोटली स्लाइड्स पे करवाया सबको, और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो बुक आप लोगों को नहीं ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर कोई अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, वो कहते हैं ना कि आप लोगों को ही होता है हमारे पास बुक होनी चाहिए, बुक से पढ़ के हमें वो होगा, हमारे हाथ में कोई वो चीज़ हो इस तरह की, तो वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज मेरे कोर्स से आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो मैं गया अपने मैम। और हैंड रिटन नोट्स भी शेयर करूंगी, और मैं स्लाइड्स भी, स्लाइड्स की एक्सेस होगी आप लोगों के पास जीसीआर पे, ठीक है। ठीक हो गया मैम, थैंक यू सो मच। और सेकंड क्वेश्चन मैम मेरा ये है कि क्या आप इंटरनेशनल ऑथर्स की जो बुक्स हैं वो प्रोवाइड करेंगी रीडिंग करने के लिए, कि उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें पढ़ने की? अगर आपका शौक है ना, तो मैं आप लोगों को उसके, मैंने कहा ना, जैसे एक समरी हम दे देंगे, उसमें शेयर कर लेंगे, जैसे और उसमें क्या है, उसमें आप क्यों कॉम्प्लेक्स क्यों बनाएं चीज़ों को। जैसे आप हम्म। ओशन करंट है ना, उसके आपने डायग्राम बनानी, नीचे आप सोर्स लिख दें उस बुक का, वो हम कर लेंगे डिस्कस सेशन के दौरान उन चीज़ों को। जी ठीक हो गया मैम, थैंक यू। 2 साइड्स और फुल लीव्स की मैं बात कर रही हूँ, जैसे ये एक साइड होगी ना, ठीक है, एक साइड होगी ये, जो अभी पेपर शो रहा है 1 लीव, ठीक है। तो इस तरह मैंने जो लिखे थे आंसर, वो 10 to 12, या कोई कोई मेरे 14 पे भी गए थे, और वो इसीलिए चले गए थे। और अदरवाइज आप किसी की भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता कि आपने लिखने में ही इतना टाइम नहीं होता, और जबकि यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते हैं। तो मैंने अपना पेपर भी आपको दिखाया कि सोलर सिस्टम आ गया, तो मैंने पूरा सोलर सिस्टम एक एक पेज पे नीट करके बनाया। इसी तरह फ्रंट्स की वो ओशन करंट्स मैंने पूरे पूरे उस पर ड्रॉ किए। तो इस तरह से लेंथ बढ़ गई थी क्वेश्चंस की। जी, उर्दू का फेब्रवरी में होगा स्टार्ट इंशाल्लाह, नेक्स्ट बैच। और मैम एक और बात बताइएगा कि रेगुलर क्लासेस जो हैं कब से स्टार्ट कर रही हैं आप ज्योग्राफी की? 8 जनवरी, 8th। ये ओके यहाँ पे मैम। मेंशन। हाँ जी। ठीक है, अगर किसी को कोई फर्दर क्वेरी है, तो यहाँ पे जो मेंशन्ड नंबर है उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको मैसेज शेयर कर देंगी, ठीक है।
चलिए, थैंक यू सो मच। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।